सीईओ की सेक्रेटरी को प्रमोशन की इतनी खुजली थी कि साले ने मेरा यानी सीईओ के पति का पत्ता काटने के लिए मुझे झूठे केस में फंसा दिया ताकि उसका रास्ता एकदम साफ हो जाए। मुझ पर कंपनी के राज बेचने का इल्जाम लगा और जैसे ही मेरी पत्थर दिल बीवी तलाक के कागजों पर साइन करने वाली थी तभी एक तगड़ा बवाल हो गया। अचानक उसको मेरे दिमाग की बातें सुनाई देने लगी और मैं मन में सोच रहा था कि क्या ही बात है, मेरी किस्मत तो एकदम से चमक गई भैंस की आंख। पूरे 200 मिलियन येन भाई साहब, पूरे के पूरे 200 मिलियन। सोचो इतने सारे पैसे से मैं कितने सारे नए घर खरीद कर फुल ऐश मार लूंगा। कितनी सारी कतई जहर लड़कियों के साथ मजे मार सकता हूँ। मेरी पूर्व पत्नी सच में काफी बड़ी दरियादिल है। इस खास मेहरबानी के लिए तेरा बहुत बड़ा शुक्रिया। मेरी बीवी हारुका की पलकें अचानक फड़फड़ाई और उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, जहां मैं यानी सातो रेन एकदम चुपचाप और शांति से कुर्सी पर बैठा था। मेरे होठ एकदम कड़ाई से सिले हुए थे, लेकिन फिर भी मेरी कड़क आवाज उसके दिमाग में एकदम साफ गूंज रही थी। मेरी ये आवाज हवा के जरिए उसके कानों तक बिल्कुल नहीं जा रही थी। वो आवाज सीधा उसके दिमाग के अंदर घुसकर कंपन कर रही थी, लेकिन वो हमेशा की तरह एकदम पत्थर दिल बॉस थी और उसने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाया। उसने अपना हवा टाइट होने वाला डर बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया और एकदम शांति से अपनी नजरें घुमाकर अपने ठीक बगल में खड़े हुए उस नीच इंसान कांडा ताकियो की तरफ ध्यान से देखने लगी। वो छपरी सेक्रेटरी कांडा मेरे हाथों में पकड़े हुए उन तलाक के कागजातों को गिद्ध की तरह घूर रहा था, जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। हारुका को घूरते हुए देखकर उस डेढ़ शाणे ने तुरंत अपने चेहरे पर झूठी हमदर्दी का नकाब पहन लिया, जैसे कि वो हमारी शादी के इस दर्दनाक अंत पर सच में बहुत गहरा शोक मना रहा हो। साला कांडा बोला। मिस्टर सातो उसकी आवाज से एकदम झूठी तसल्ली टपक रही थी, जबकि उसके चेहरे पर एक छोटी और लगभग ना दिखने वाली कमीनी सी मुस्कान भी छिपी हुई थी, जो उसकी घटिया असलियत बता रही थी। कांडा बोला, आपने सच में इस बार प्रेसिडेंट नानासे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और उनके सिर पर बिना मतलब का रायता फैला दिया है। कांडा बोला, मुझे उम्मीद है कि तलाक के बाद आप एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और ये सब नौटंकी एकदम बंद करेंगे। अंदर ही अंदर वो नीच इंसान मन में अपनी उल्टी गिनती गिन रहा था। साला वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि मैं हमेशा की तरह अपना आपा खो दूं और जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लग जाऊं चवन्नी छाप, ताकि अगर मैंने कोई तमाशा बनाया तो वो मोटा पैसा रुक जाए या मुझे बिना एक भी फूटी कौड़ी दिए धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। साले का गंदा प्लान था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी आंखें उठाई और एकदम बोर होकर कांडा को घूर कर देखा और फिर बिना कोई फालतू का नाटक किए बिजली की रफ्तार से अपना सिर नीचे करके उन कागजातों पर चुपचाप साइन कर दिए। सिस्टम हैंग कर। मैं मन में बोला, दिमाग का दही हो गया है। बलि का बकरा बनने पर भी मुझे साफ रास्ता और बहुत मोटा पैसा मिल रहा है। मैं असली मुजरिम के साथ बहस करके अपनी एनर्जी बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी बीवी ने मेरे फेंके हुए वो तलाक के कागजात पकड़े और अचानक से उसका हाथ एकदम हवा में ही जमकर रह गया। भैंस की आंख। वो मन में सोचने लगी कि कैसा बलि का बकरा और कौन है असली मुजरिम, इससे पहले कि वो उस अजीब सी रहस्यमयी आवाज को समझ पाती। मेरे दिमाग के और भी कई सारे खतरनाक विचार उसके दिमाग से बुरी तरह टकराने लग गए। कांडा बोला, प्रेसिडेंट नाना से अब आपके साइन करने का टाइम आ गया है। उस छपरी कांडा की आवाज में अब थोड़ी जल्दबाजी एकदम साफ झलक रही थी और उसका हमेशा का वो चिकना और बनावटी लहजा भी हल्का सा बदल सा गया था। भाई, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका ये पुराना कॉलेज का दोस्त और सबसे भरोसेमंद सलाहकार आज अपनी औकात पार करके कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। असली मुजरिम वाले शब्द को याद करते ही उसके पूरे शरीर में एक खौफ की लहर दौड़ गई। क्या ये कमीना कांडा हो सकता है? तभी कांडा ने एकदम पागलों की तरह कलम को उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया। पूरी भसड़ मचा दी थी उसने। वो मेरी बीवी को अच्छे से जानता था कि वो बाहर से पत्थर है पर परिवार के लिए अंदर से एकदम मोम की तरह पिघली है। तलाक की पुरानी सारी कोशिशें हमेशा मेरे रोने धोने और धमकी देने वाले सस्ते नाटकों की वजह से एकदम बुरी तरह से फेल होकर रह जाती थीं। अब जब मैंने आखिरकार साइन कर ही दिए थे तो वो नल्ला इसे आखिरी मौके पर बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना चाहता था। बिडू लोग, मैं मन में फुसफुसाया, साला बहुत उतावला हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस कांडा के दिल में कोई बहुत बड़ा चोर छिपा है। उसे डर है कि कहीं उसकी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में ना मिल जाए। लोचा है कुछ। ये सुनकर हारुका की नजरें एकदम तेज हो गईं। उसने अचानक अपनी कलाई को घुमाया और साइन करने वाली उस कलम को मेज पर जोर से दबाकर रख दिया। गुरु, इस अचानक हुए बवाल ने मुझे और कांडा दोनों को एकदम से चौंका दिया। उसने अपनी आंखें ऊपर की और उसकी वो नजर बहुत भारी और एकदम काली लग रही थी। भाई, उसने मेरे चेहरे पर वो खुशी वाली चमक पकड़ ली, इससे पहले कि मैं उसे छिपा पाता। हारुका बोली, मैं तुमसे सिर्फ एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बता दो मुझे तुम। उसकी आवाज शांत लेकिन हुक्म देने वाली थी। क्या तुमने सच में ये सब किया है? अगर जो वो सुन रही थी वो एकदम सच था तो ये बात बहुत खतरनाक थी। ये सिर्फ कोई मुझे फंसाने की छोटी सी चाल नहीं थी, बल्कि ये पूरी की पूरी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। ये सुनकर उस छपरी कांडा का चेहरा एकदम सख्त हो गया, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं था। बेडू, आखिरकार मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैं अपनी बीवी की उस भारी और खौफनाक घूरती हुई नजर के नीचे थोड़ा सा बेचैन महसूस कर रहा था। मैं मन में बोला, अब क्यों पूछ रही है? कहीं वो मेरे 200 मिलियन से पीछे तो नहीं हट रही? उसे तलाक पर पछतावा तो नहीं है ना? बस चुपचाप इन कागजातों पर साइन करो और बाकी की सारी बातें बाद में आराम से करेंगे। हारुका को अपनी छाती में अचानक से एक अजीब सी घुटन महसूस होने लग गई थी। भाई लोग, लेकिन उसने अपनी खतरनाक नजरें मुझ पर ही गड़ाए रखी और मुझसे एक जवाब मांग रही थी। मेरी आंखें इधर उधर भटकने लगी और मैं अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से बड़बड़ाने लग गया था। धत्त तेरी की, मैं मन में बोला, जाहिर सी बात है कि वो मैं नहीं था, लेकिन सब अंधे हैं। उस रात वो कांडा ऑफिस में देर से घुसा था, लेकिन पूरे स्टाफ ने उसे देखकर भी एकदम अनदेखा कर दिया था। साले सब बिके हैं। जब सिक्योरिटी टूटी तो उन गधों ने कैमरे तक चेक नहीं किए।
उन्होंने बस सीधा मुझे भेड़ियों के आगे मरने के लिए फेंक दिया। मेरी तो वाट लग गई थी गुरु। मैं मन में बोला, इसी को कहते हैं दिमाग का अंधापन। ये सुनकर हारुका एकदम सन्न रह गई, क्योंकि सारे के सारे गवाहों और सबूतों ने सीधा मुझ पर ही उंगली उठाई थी। क्या ही भसड़ मच गई थी। उसने भी बिना कोई गहरी जांच किए सीधा सबकी बातों पर भरोसा कर लिया था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मैं एकदम ठंडी आवाज में बोल पड़ा। मैं बोला, मुझे इस बारे में अब कुछ भी फालतू नहीं बोलना है, बस तुम इन पर साइन कर दो। ये सुनकर हारुका का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया था, भैंस की आंख। गुरु, वो मन में बोली, इसे सच पता है पर यह बताएगा नहीं। क्या ऐसे लगता है कि मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी? फिर वो अचानक से अपनी जगह से झटके से उठ खड़ी हुई थी। कांडा एकदम पागलों की तरह उलझन में पड़ गया जब हारुका ने उसे शक की नजर से घूरा। इससे पहले कि वो नल्ला कुछ समझ पाता, हारुका तेजी से कदम बढ़ाकर सीधा दरवाजे की तरफ निकल गई और उसकी हवा एकदम टाइट कर दी थी। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, उसने एक धीमी सी आवाज में हुक्म दिया कि मेरे पीछे आओ। मैं भी एकदम लोचे में पड़ गया और मैंने भी उससे पूछ ही लिया कि भाई आखिर किस लिए आऊं पीछे। हारुका ने दरवाजे को खींचकर खोला और अपने सारे सहायकों को जोर से आवाज लगाई कि 11 तारीख की रात के सारे सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड तुरंत निकालकर मेरे सामने लेकर आओ, बिना रुके अभी। हारुका बोली, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो खुद अपनी आंखों से देख ले कि क्या सिर्फ यही ऑफिस में गया था। मैं मन में बोला, मुझे फंसाया जा रहा है भाई लोग, सच। मैं मन में बोला, मुझे कब दिक्कत थी? मेरा पूरा चेहरा चीख कर कह रहा है कि मैं राजी हूं, समझी क्या? नेनेजा ग्रुप के सारे कर्मचारी मुझसे बहुत लंबे समय से खुन्नस खाए बैठे थे, खासकर वो नल्ले लोग जो मेन ऑफिस के अंदर बैठकर मजे से अपनी रोटियां तोड़ते रहते थे। फट्टू एक नंबर। उनके लिए कैमरे चेक करना ऐसा था जैसे कोई उन्हें मुंह पर झूठा बोल रहा हो। लेकिन हारुका का हुक्म मिलते ही वीडियो को तुरंत बड़े पर्दे पर चला दिया गया और पूरी की पूरी भसड़ सबके सामने एकदम चालू होने के लिए तैयार थी। तेज किए गए उस वीडियो में मैं नजर आया, 30 मिनट तक वहीं रुका और फिर एक एकदम सड़ा हुआ गंभीर सा चेहरा लेकर वहां से सीधा बाहर निकल गया। सारे स्टाफ ने मेरा मजाक उड़ाया, ये सोचकर कि मैं बस पागलों की तरह अपना गुनाह मानने से साफ इनकार कर रहा हूं भाई। सिर्फ उस छपरी कांडा के माथे पर ही डर के मारे पसीने छूट रहे थे। जब स्क्रीन पर मुझे मेरी ही शक्ल दिखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने घबराकर हारुका की तरफ देखा। मुझे लगा कि अब मेरी बैंड बजने वाली है। भिड़ू जो असिस्टेंट पहले कसम खा रहे थे कि मैं ही अकेला वहां गया था, वो मुझे वहां देखकर एकदम सुन पड़ गए, जबकि बाकी लोग अब भी पूरे अनजान बैठे थे। हारुका तो क्या ये ही अकेला वो इंसान था जो वहां अंदर गया था रिकॉर्डिंग? रुकते ही मैंने महसूस किया उसका चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। सही सीनियर असिस्टेंट प्रेसिडेंट, क्या कोई बड़ी दिक्कत आ गई है? मैंने देखा उसने हारुका के ठंडे सवाल का जवाब बहुत ही घबराई हुई आवाज में दिया। सीनियर असिस्टेंट, वो तो सिर्फ कांडा है जो आपका दायां हाथ है। मैंने देखा कि बाकी सारे लोग भी उसकी इस बात पर अपनी पूरी सहमति जताने लगे। वाह, इन अंधों के पास आंखें तो हैं, लेकिन साला कोई भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करता। मैंने नोटिस किया कि हारुका के चेहरे के भाव अब और बिगड़ने लगे। नई असिस्टेंट, अगर एकदम सीधे तौर पर कहा जाए तो अंदर 2 लोग गए थे। तभी मैंने पीछे से एक लड़की की बहुत ही साफ और तेज आवाज को आते सुना। नई असिस्टेंट सातों के अलावा सेक्रेटरी कांडा भी वहां मौजूद था। वो एक नई असिस्टेंट थी जो उस समय बाहर किसी काम से गई थी जब मुझ पर ये सारे झूठे और घटिया इल्जाम लगाए जा रहे थे। सही, बाकी लोगों को अपनी इस बड़ी गलती का एहसास हुआ, पर वो इसे हंसकर टाल गए। असिस्टेंट कांडा तो हमेशा ऑफिस में रहता है, फिर ये बात एक जैसी कैसे हो सकती है भला? असिस्टेंट, तुम यहाँ नहीं हो। कांडा हमारी प्रेसिडेंट का सबसे भरोसेमंद इंसान है। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि वो एक बहुत बड़ा गद्दार है भाई? हारुका ने एकदम ठंडी सांस ली और पूरे कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे तो वहां का ये सारा ड्रामा देखकर जोर से हंसी आ गई। जब इन सारे बेवकूफों को असली सच्चाई पता चलेगी ना, तब इनके उतरे हुए चेहरे देखने लायक होंगे। कसम से एकदम बवाल होगा। मैंने बड़ी ही हैरानी और शक के साथ उस कांडा को देखा जिस पर ये सारे अंधे लोग इतना अंधा भरोसा करते थे। कांडा के बाल एकदम कड़क तरीके से सेट थे और उसने बहुत ही महंगा और एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला सूट पहन रखा था भाई। सही, वो दिखने में पूरा एक हाई क्लास प्रोफेशनल लग रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे की हवा टाइट हो रही थी। बिल्कुल सच, कोई ताजुब नहीं कि ये दोगले लोग कांडा को एकदम किसी साधु संत की तरह मानते हैं और मेरी इज्जत तो यहाँ साला एक कुत्ते जैसी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हारुका खुद हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही घटिया बर्ताव करती है। तभी मैंने उसके चेहरे पर एक गहरी शर्मिंदगी का बहुत तेज और अचानक वाला भाव आते हुए देखा। हारुका, क्या सेक्रेटरी कांडा के पास इस बात का कोई सही जवाब है? मैंने नोटिस किया कि ये बात सच थी और कांडा ने अपनी खोई हुई हिम्मत को वापस जुटा लिया था। कांडा, क्या प्रेसिडेंट को अब मेरे ऊपर शक हो रहा है? मैं ये मानता हूँ कि मैं सच में उस दिन अंदर गया था। कांडा, लेकिन आपको पता है मैं मीटिंग की तैयारी के लिए रोज रात अंदर जाता हूँ। मैंने सोचा कि बस यही कांड करने का एकदम सही समय था। एकदम शातिर और पहले से बना हुआ प्लान। फिर से सोचा तो ये लोग तो रोज ही काम करते हैं। हारुका पूरी तरह से एक काम की भूखी लालची बॉस है। तलाक हो जाने के बाद मैं उसे मजदूरों के अधिकारों वाली एक किताब जरूर खरीद कर दूंगा। मैंने देखा कि उसने अपनी इस घटिया मैनेजमेंट स्टाइल वाली बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। मेरे भाई, हारुका, जो भी इंसान वहां अंदर गया था उसकी पूरी जांच होगी और कोई भी इस नियम से बचेगा नहीं। मेरी बात सुनकर कांडा एकदम गहरे सदमे में आ गया। 10 साल काम करने के बाद वो उसे मेरे जैसी ही घटिया ट्रीटमेंट दे रही थी। क्या उसके लिए मेरी तरह उसकी भी कोई औकात नहीं रह गई थी यार? जैसे ही वहां का माहौल एकदम गर्म होने लगा, तभी मैंने दरवाजे की तरफ से एक बहुत ही घटिया सी हंसी की आवाज सुनी। मैंने मुड़कर देखा कि वो कौन आ गया था। बोर्ड के डायरेक्टर तनाका की लीडरशिप में एक पूरा का पूरा झुंड अंदर आ घुसा था, जिसके आगे से उड़ते हुए सफेद बाल बहुत ही ज्यादा अजीब और भद्दे लग रहे थे मेरे भाई। एकदम सच, उसके साथ में उसकी बिगड़ी हुई जवान बेटी अकारी भी वहां पर आई थी, जो साफ तौर पर सिर्फ अपना फालतू टाइम पास करने के लिए ही इस ऑफिस में आती थी।
सही। अकारी सीधे कांडा के पास गई और उंगली उठाते हुए बोली, हारुका क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पूरे बोर्ड ने इस तलाक के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। अकारी तुम कैमरे चेक करके ताकियो पर फालतू का शक क्यों कर रही हो? तुम एकदम पागल हो गई हो। मैंने देखा कि डायरेक्टर तनाका ने एक बहुत झूठी आह भरी। तनाका, अकारी बस करो और थोड़ी इज्जत दिखाओ। फिर मैंने देखा कि वो तनाका एक बहुत ही झूठी और मक्कार मुस्कान के साथ सीधा हारुका की तरफ पलटा। तनाका, प्रेसिडेंट चीजों को गहराई से चेक करना अच्छी बात है, पर यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ना क्योंकि सातो अपनी गलती और जुर्म मानने से साफ इनकार कर रहा है। सही कहा। मैंने देखा। अकारी मुझे एकदम घूर कर देखने लगी और बोली, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है जो अपने साथ साथ ताकियों को भी नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो अपनी बकवास और बेइज्जती पूरी कर पाती, हारुका अचानक से आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने अकारी का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। एकदम सही। मैंने मन में सोचा, ये छपरी लड़की कहां से आ गई? क्या किसी ने गलती से पागल खाने का गेट खुला छोड़ दिया था? मेरे इस मजेदार और खतरनाक ख्यालों को सुनकर हारुका एक पल के लिए एकदम सुन्न रह गई थी, लेकिन तभी वहां पर कुछ और भी गहरी बातें सामने आने लगी। उसे अब यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि तनाका काफी लंबे समय से उसके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है, और अगर अकारी इतनी बड़ी गधी ना होती तो वो कब का हारुका की जगह उसे बिठा देता। एकदम सच। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो अकारी कई सालों से इस कांडा के पीछे एकदम पागलों की तरह पड़ी थी। वो उसे हर रात मैसेज करती थी, विदेशों से महंगे गिफ्ट लाती थी और यहाँ तक कि छुपकर उसका पीछा भी करती थी। एकदम क्रीप इंसान थी वो। ये सब बहुत अजीब था। तनाका ने तो शुरू में कांडा को अपनी साइड करने की चाल चली थी, लेकिन उल्टा इस चक्कर में अपनी ही बेटी को उसके हाथों खो बैठा था, और अब वो यहाँ उनका पूरा सपोर्ट करने आया था, शायद अपने मन में ये सोचकर कि उसकी बेटी अकारी बहुत ही शानदार तरीके से अपना पावर गेम खेल रही है और इस पूरे खेल में जीत भी रही है। भाई, हारुका ने बहुत घमंड में चूर उस तनाका को घूर कर देखा और उस बेवकूफ डायरेक्टर को लग रहा था कि गेम अब पूरी तरह से उसी के हाथ में आ चुका है। वो अपना सिर हवा में ऊंचा किए खड़ा था। तभी अकारी जोर से चिल्लाई, हारुका, तुम इस घटिया आदमी के लिए हमारे ताकियों को क्यों बिना बात के परेशान कर रही हो यार? अकारी, ये मत भूलो कि सिर्फ रेन ने ही दुश्मन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी और हमारे पास इसके पुख्ता फोटो वाले सबूत भी हैं। हारुका मेरी तरफ घूमी और बोली, तुम मुझसे मिलने क्यों गए थे? मैंने बस पलकें झपकाईं और मुझे लगा कि अब ये सारा मामला मेरे लिए बहुत उलझता जा रहा है। हारुका सच में चीजों को सही तरीके से जांचने की कोशिश कर रही है, जो बहुत बढ़िया है, पर मुझे तो बस अपना तलाक चाहिए। मैंने सीधा उसकी गहरी आंखों में देखा। मेरे प्यारे दोस्त, वो हद से ज्यादा खूबसूरत और कतई जहर लग रही थी। जब उसने मेरी तरफ इस तरह से पूरा फोकस किया तो मैं एकदम पागल सा हो गया। उसका चेहरा सच में एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है। बस दिक्कत यह है कि वो बहुत सीरियस रहती है। अगर ये 200 मिलियन का लफड़ा बीच में ना होता तो हारुका का ये चेहरा सच में मुझे बहुत ज्यादा भटका सकता था, पर उसके इस तरह आर पार देखने वाले घूरने की वजह से मेरे मुंह से अपने आप निकल गया कि मेरी वो मीटिंग मेरे एजेंट ने वहां उनके साथ फिक्स की थी। मुझे तो शर्म से जमीन में गड़ने का मन कर रहा था। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्या मैं अभी उसके इस खूबसूरती वाले जाल में पूरी तरह फंस गया था? अकारी जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हारा एजेंट ये कितना घटिया और फालतू बहाना है। तुम्हारा एजेंट हमारी दुश्मन कंपनी के साथ तुम्हारे लिए कोई जॉब क्यों बुक करेगा? एकदम बेवकूफ इंसान। वैसे देखा जाए तो मेरा स्टूडियो भी उसी नानासे ग्रुप के ही अंडर में आता था। तभी मैंने देखा कि अकारी ने तुरंत ही किसी से मेरे एजेंट इतो को सीधा एक कॉल भी करवा दिया था। जब कॉल मिली और सारी सिचुएशन उसे बताई गई तो इतो फोन पर जोर से चिल्लाया, क्या बकवास है? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है भाई। इतो, मैं बस एक छोटा सा एजेंट हूँ। मैं इस बड़े कांड का इल्जाम अपने सिर पर नहीं ले सकता। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बाकी सारे स्टाफ ने इसे मेरे सबसे बड़े जुर्म का एकदम पक्का और आखिरी सबूत मान लिया था, और तभी कांडा के चेहरे पर एक बहुत छोटी सी शैतानी मुस्कान आ गई थी। अकारी ने मुझे देखकर एक घटिया स्माइल दी और बोली, अगली बार कोई ऐसा झूठ बोलना जिसे पकड़ना इतना आसान ना हो, एकदम गधे और लूजर इंसान हो तुम सच में। अब मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा एजेंट भी इस प्लान में पूरी तरह शामिल था। हारुका उस इतो के खिलाफ एक बड़ी जांच का ऑर्डर देने ही वाली थी कि तभी उसने फिर से मेरे दिमाग की बातें सुन ली थी। मुझे हैरानी है कि कांडा ने मेरी जिंदगी झंड करने के लिए उसे कितने पैसे खिलाए होंगे। एक सेकंड, क्या मैं सिर्फ सोचने से ही सारी असली सच्चाई को एकदम साफ देख सकता हूँ? रुको, क्या मेरी इतनी बड़ी और शानदार इज्जत सिर्फ 1000 येन की छोटी सी रिश्वत के लिए सरेआम बेच दी गई? आर यू किडिंग मी? मुझे पक्का यकीन है कि मैंने पक्का आखिर के कुछ जीरो जरूर मिस कर दिए होंगे। हारुका का दिमाग एकदम दही हो चुका था। वो बोली, सिर्फ 1000 येन? मैंने मन में कहा, हाँ भाई, सिर्फ 1000 येन। उसका फ्यूज उड़ गया और मुझे ये तमाशा देखकर फुल मौज आई। हारुका बोली, ये तो एकदम इंसेन है। मेरी अंदर की आवाज अब फुल भौकाल मार रही थी। मुझे सारा माजरा समझ आ गया था और मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। क्या कांड है? हारुका मेरी बकवास से पक चुकी थी, पर आखिरकार उसे असली बात सुनाई दे गई कि एजेंट इतो और कांडा आपस में चचेरे भाई हैं। ये तो एकदम भारी लोचा निकल आया। भिड़ू किस्मत एकदम झंड। वो दोनों रिश्तेदार निकले, तभी साथ मिलकर मेरा गेम बजा रहे थे। कांडा ने इस लुक्के को बहुत पहले मेरे पीछे लगा दिया था और नाटक ऐसे कर रहे थे जैसे अनजान हूं। साले क्या 1.5 शाने बनते हैं? क्या गजब दिमाग लगाया है। हारुका की तो एकदम हवा टाइट हो गई थी। कांडा इस कांड की प्लानिंग कब से कर रहा था? असिस्टेंट ने डरे हुए पूछा, क्या हमें इतो का फोन काट देना चाहिए? हारुका ने फोन छीना और बोली, क्योंकि इस कहानी में लोचा है, इसलिए मैं अब पूरी चेकिंग का ऑर्डर दे रही हूँ। सबकी वॉट लगने वाली है। हारुका बोली, अगर इतो ने पक्का सबूत नहीं दिया तो हम उसके पूरे खानदान और हर एक पहचान वाले की धज्जियां उड़ा देंगे और सारी कुंडली खंगाल लेंगे। ये सुनकर पक्का किसी की खटिया खड़ी होने वाली थी।
कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। भैंस की आंख, हारुका ने तो एकदम सही निशाने पर तीर मारा है, मानना पड़ेगा बंदी ने तो पूरा सिस्टम हैंग कर दिया हार्ड। किसी ने भी कांडा की फटी हुई शक्ल या फोन पर हुई घबराहट को नोटिस नहीं किया। अकारी एकदम भड़क कर चिल्लाई, तुम ये सब क्या कर रही हो? हारुका एकदम रिलैक्स रही और बोली, पुलिस सिर्फ एक बंदे की बात सच नहीं मानती। मेरा सर्कल भले ही छोटा है, लेकिन उस एजेंट का कोई छोटा मोटा सर्कल नहीं है। एकदम कड़क जवाब दिया। इतो ने फोन पर रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, प्रेसिडेंट, मेरा उन दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं है। भाई की तो एकदम हवा टाइट हो गई थी और पसीने छूट गए। हारुका बोली, अभी भले ही नहीं, पर ताकियो कांडा से तेरा लिंक मिलते ही सब बदल जाएगा। तूने अपनी रिश्तेदारी छुपाई, यही सबसे बड़ा लोचा है। अब तो तेरा कचरा होगा। हारुका ने कहा। बात खत्म और फोन काट दिया। फिर उसने कांडा को घूरा, उसकी तो फटके हाथ में आ गई और वो पीछे खिसका। तभी अकारी उसके सामने आकर ढाल बनकर खड़ी हुई। अकारी चिल्लाई, तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए ये सब कर रही हो? ताकियो कभी उस कंपनी वाले से नहीं मिला। वो घर पर था या फिर यहाँ? कांडा ने खौफ छिपाते हुए खुद को संभाला और बोला, अगर प्रेसिडेंट को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं किसी भी चेकिंग के लिए फुल तैयार हूँ। साला शाना है। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपने लैपटॉप या फोन पर कोई सबूत नहीं छोड़ा है और अकारी की बातों ने भी उसके झूठ को सच साबित कर दिया था। ये बंदा तो पक्का ओजी प्लेयर निकला भाई। हारुका जब सोच में डूबी थी तब मेरे दिमाग में फिर से बत्ती जली। वो इतना रिलैक्स इसलिए है क्योंकि उसने एकदम मास्टरमाइंड वाला गेम बजा दिया है। साले ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है। वो ईमेल 12 तारीख को भेजा गया था। अगर वो लोग उसका लैपटॉप पूरा छान भी मारेंगे तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। एकदम क्लीन काम, क्योंकि उस शाने ने अकारी का कंप्यूटर यूज किया था। वो पगली उसे जब चाहे अपने केबिन में आने देती है। और सबसे बड़ा जोकरपन तो ये है कि अकारी का पासवर्ड उसका बर्ड है। अगर उस दुश्मन कंपनी ने मुंह खोला तो भी सारा रायता सीधे अकारी पर गिरेगा, कांडा पर नहीं। ये सोचते ही हारुका का चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया था। क्या गजब की भसड़ है। उसने कांडा और अकारी को देखा, पर उस नीच ने एक गलती कर दी थी। वो अपनी औकात को लेकर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। पोपट। हारुका इंतजार कर रही थी कि मैं कोई लूप होल सोचूंगा, पर मैंने दिमाग बंद कर लिया, क्योंकि वैसे भी मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता था। अगर वो एजेंट पकड़ा भी गया तो भी कांडा एकदम सेफ बच निकलेगा। मैं सोच रहा था कि छोड़ो यार, ये फालतू का तमाशा खत्म करो और चुपचाप डिवोर्स लेकर यहाँ से कल्टी मारो। हारुका ने एकदम कड़क आवाज में कहा, टेक्निकल टीम, कांडा के सारे गैजेट्स चेक करो। ये सुनकर कांडा की तो सिटी पिट्टी गुम हो गई। वो ऐसा मुंह बना रहा था जैसे धोखा मिला हो। अकारी एकदम भड़क गई और बोली, ये सरेआम बेइज्जती है। पर जैसे ही हारुका ने उसे घूर कर देखा, उसकी बोलती बंद हो गई और वो कुछ नहीं बोली। हारुका ने कहा, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो मैं माफी मांगूंगी, पर चेकिंग तो होकर रहेगी। ये बवाल पूरी कंपनी में फैल चुका था और सारे सीनियर लोग वहां मजे लेने पहुंच गए। फुल भसड़। कांडा कंपनी का एकदम हीरा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ओजी बंदा एक जासूस निकलेगा। सबके लिए ये तो एकदम तगड़ा शौक वाला सीन बन गया। सबको लगता है कि हारुका कांडा के बिना एक कदम नहीं चल सकती और मैं बेचारा एकदम नल्ला पति हूँ। पर अब इन सब की शक्लें देखो, एकदम मजे आ रहे हैं भाई। ये सारे लुखे यहाँ सिर्फ गॉसिप का मजा लेने आए हैं। इनकी चमकती आंखों को देखो, जैसे मेरे और उस कांडा के बीच बिग बॉस की फाइट चल रही हो। मुझे तो लग रहा है कि लोगों ने पक्का हम पर सट्टा लगाया होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं ही इस तमाशे का मेन हीरो बनूंगा। सबसे बड़ा जोकर तो मैं ही हूँ। मैंने हारुका को एकदम खौफनाक गुस्से में घूरा। उसने मुझे इग्नोर मारा, पर मेरी ये नॉन स्टॉप बकवास सुनकर पक्का उसके कान के पर्दे बुरी तरह फट रहे होंगे साला। हारुका मन में सोच रही थी, क्या मैं हमेशा से ही ऐसा था? उधर चेकिंग खत्म हुई और उस शाने कांडा के सारे गैजेट्स एकदम साफ निकले भाई। अकारी एकदम हवा में उड़ते हुए बोली, देखा अब भी तुम मुझे बचाओगी। कांडा तो ऐसे रोनी शक्ल बना रहा था जैसे किसी ने उसकी कैंडी छीन ली हो जोकर। कांडा रोते हुए बोला, प्रेसिडेंट, क्या अब आपको मुझ पर भरोसा है? हारुका ने बस अपने फोन को देखा और फिर कांडा को घूरा। ये देखकर कांडा की तो एकदम फटके हाथ में आ गई थी। सबको लगा कि रायता सिमट गया, पर हारुका अचानक बड़ी स्क्रीन की तरफ पलटी। उस स्क्रीन पर अकारी के केबिन के बाहर की फुटेज चालू थी। वीडियो में कांडा चुपके से अंदर जाते हुए दिखा। अचानक माहौल बदलने से सारे एम्प्लॉइज एकदम कंफ्यूज हो गए और सिर्फ कांडा का चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें फटी रह गईं। अकारी चिल्लाई, तो क्या हुआ? वो सिर्फ मुझे फाइल्स देने अंदर आया था। हारुका ने उसकी बकवास का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस लगातार बड़े ध्यान से स्क्रीन को घूरती रही। डायरेक्टर तनाका का मुंह लटक गया, क्योंकि उसने टाइम देखकर समझ लिया था कि उसकी बेवकूफ बेटी ने कांडा को केबिन में एकदम अकेला छोड़ दिया था। डायरेक्टर तनाका का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने टाइम देखकर समझ लिया था कि उसकी बेवकूफ बेटी ने कांडा को उस केबिन में एकदम अकेला छोड़ दिया था। भारी पोपट। वो शाना कांडा वहां से खिसक लिया और जब अकारी वापस आई तो उसे वहां न पाकर उसका दिमाग खराब हो गया कि वो चला क्यों गया। क्या ही भसड़ चल रही है। तभी अचानक बड़ी स्क्रीन पर कंप्यूटर के अंदर की रिकॉर्डिंग चालू हो गई, जिसमें डेस्कटॉप पर कांडा की ही फोटो लगी हुई थी। इसे देखकर पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था भाई। ये कांड देखकर तनाका की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। अकारी एकदम पागलों की तरह जोर से चिल्लाई, तुमने मेरा कंप्यूटर हैक किया है? क्या तमाशा है यार। ये एकदम साफ था कि टेक टीम ने उसकी घटिया सिक्योरिटी को बाईपास करके सारे डिलीट किए गए सबूत निकाल लिए थे। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि उसे अपने पास कांडा चक्कर खाते हुए दिखा था। अब सारा सच एकदम शीशे की तरह साफ हो चुका था। पूरे कमरे में इतनी ज्यादा शांति थी कि तुम वहां खड़े लोगों की धड़कन तक आराम से सुन सकते थे। फुल सन्नाटा। उस रिकवर किए गए ईमेल ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसमें अकारी के अकाउंट से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तब भेजे गए थे जब वो नीच कांडा उस केबिन में एकदम अकेला बैठा हुआ था साला।
कुछ बेवकूफों को अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। अकारी ने स्क्रीन को घूरा और चिल्लाई, तुमने ताकियों को फंसाने और मुझे बचाने के लिए ये फेक वीडियो बनाया है, डम्ब औरत। तभी उसके बाप ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, बकवास बंद कर। डायरेक्टर तनाका हारुका की तरफ पलटा और बोला, मेरी बेटी का इस्तेमाल हुआ है। वो एक नंबर की डम्ब है, पर वो कोई चोर नहीं है, उसे बस अपनी इज्जत बचानी थी। वो जोर से चिल्लाया, ताकियो कांडा, तेरी मेरी बेटी को यूज करने की हिम्मत कैसे हुई, नीच इंसान। तनाका अपनी सारी गलती उस नीच कांडा पर थोपने की पूरी कोशिश कर रहा था। कमरे में मौजूद हर एक इंसान बस कांडा को घूर रहा था। सबकी आंखों में एकदम गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। जिन असिस्टेंट्स ने उस कमीने की गारंटी ली थी वो सब बुरी तरह कांप रहे थे और उन्हें अपनी नौकरी जाने का पूरा खौफ था। उन्हें समझ आ गया था कि इस बेवकूफी के चक्कर में वो पक्का निकाले जाएंगे और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कांडा थरथर कांप रहा था। साला कंडा हाफते हुए बोला, प्रेसिडेंट हारुका, मैंने कुछ नहीं किया एजेंट, ये तो आपका कजिन है। ये देखकर मेरी खोपड़ी सटकी और मुझे लगा कि इस 1.5 शाणे की अब कटिया खड़ी होने वाली है। साला बचने के लिए कितने सस्ते और डम बहाने बना रहा है। हारुका बोली, तुम दोनों ने मिलकर ये पूरा कांड प्लान किया था। सही कहा ना मैंने, हारुका की। इस बात ने उस लूजर की सारी उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी। कमरे में एकदम बवाल मच गया है। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था कि इस बंदी को आखिर सब कुछ कैसे पता चला। ये पूरा सीन मेरी समझ के बाहर था। क्या भयंकर माजरा, क्या उसे कजिन वाले लोचे का पहले से आइडिया था और अकारी पर शक कैसे हुआ। ये देखकर तो डायरेक्टर तनाका की भी सिटी पिट्टी गुम हो गई कि उनकी खुद की बेटी ही इस कांड की चाबी। हारुका ने मेरी तरफ देखा, मैं तो खुद फ्यूज उड़ाए खड़ा था। वो सबके सामने ये तो बोल नहीं सकती थी कि सारे सुराग उसे मेरे दिमाग से मिले। हारुका बोली, एक बार जब तू शक के घेरे में आ गया तो हमने तेरी सारी अकेले वाली हरकतों और तेरे हर डिवाइस को पूरी तरह से खंगाल मारा। हारुका बोली, तूने हॉलवे की फुटेज डिलीट नहीं की, यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। लगा जैसे कोई खुखार पुलिस वाली ठंडे दिमाग से पूछताछ कर रही हो। कंडा इस घमंड में था कि हारुका उस पर अंधा भरोसा करती है और उसकी हरकतों की इतनी गहराई से जासूसी नहीं करेगी। साले का पूरा बटाधार हो गया है। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे समझ आ गया कि हारुका ने उसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया है। मैं मन ही मन हंसा कि अब तो इस छपरी की हवा एकदम टाइट है। अकारी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो चिल्लाई, तूने ऐसा क्यों किया। उसने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। बेचारी का कट गया। डायरेक्टर तनाका ने अपनी बेटी को पीछे खींचा और मैं सोच रहा था कि ये नल्ला मुझसे जलता था। वो मुझे रास्ते से हटाकर मेरी जगह लेना चाहता था। कितना बड़ा फट्टू इंसान है। अकारी एकदम शौक में बोली, क्या तू हारुका से प्यार करता है। तनाका ने गहरी सांस ली, क्योंकि उस ढक्कन अकारी को छोड़कर सबको इसका पागलपन साफ दिखता था। मैंने मन ही मन कहा कि अकारी तो सच में अंधी है। वो उस क्रीप से प्यार करती थी, पर उसे भनक तक नहीं लगी कि वो उसकी बॉस पर लट्टू था। क्या ही बात है। मैंने देखा कि हारुका का चेहरा एकदम लाल हो गया था। भेंस की आंख। क्या इस बंदी को भी नहीं पता था कि वो इसे पसंद करता है। क्या ये एकदम ही लकड़ी का पट्टा है। मेरा माथा ठनका। हारुका का चेहरा अब शर्म से और भी ज्यादा गुलाबी हो चुका था। एक सेकंड, क्या ये सब किसी दूसरी कंपनी का लफड़ा नहीं था, बल्कि इस जोकर को हारुका से प्यार था। मेरा फ्यूज उड़ा। कंडा अचानक से पागलों की तरह जोर से चिल्लाया, ये नामुमकिन है। मेरा कोई अपना लालच नहीं था। मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ इचिगो के लिए किया था। इचिगो का नाम सुनते ही पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और सबकी बोलती बंद हो गई। मुझे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बम फूट गया हो और फुल तबाही मचेगी। हारुका के चेहरे के भाव बदल गए। उसने पूछा क्या। तब कंडा जोर से चिल्लाया कि इचिगो वापस जापान आ रहा है। ये सुनकर भाई मेरी तो हवा एकदम टाइट हो गई। हारुका ने धीरे से मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि इचिगो वही पहला प्यार है जिसने सालों पहले इसका बेदर्दी से काटा था। एकदम चांद का टुकड़ा जो अब वापस आ रहा है मेरी जिंदगी झंड करने। दोनों एकदम परफेक्ट मैच थे, पर कंडा का उस बंदे से क्या लेना देना। हारुका ने एकदम ठंडी और कातिलाना आवाज में पूछा, तो आगे क्या हुआ। कंडा बोला, इचिगो और मैं जिगरी दोस्त हैं। वो सिर्फ मजबूरी में गया था और मैं नहीं चाहता था कि तू मेरे होते हुए इस नल्ले के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करे। मुझे पता था तू इसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैंने खुद विलन बनने का फैसला किया ताकि तुझे इचिगो के साथ वापस जाने का चांस मिल सके। कंडा ने अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे बहुत बड़ा महान काम किया। कंडा सच में इचिगो का खास भिड़ू था और इसी वजह से हारुका ने शुरू में उस पर बिना कुछ सोचे इतना ज्यादा भरोसा कर लिया था। साले ने वाट लगा दी है। हारुका को लगता था कि कंडा उसका भला चाहता है, क्योंकि उसने हारुका का पुराना वाला रिश्ता देखा था और इसी वजह से वो उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती थी। मैनेजमेंट के सारे लोग आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन किसी को भी उसकी इस बकवास पर रत्ती भर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हारुका के लिए कंडा का पागलपन एकदम साफ दिखता था सबको। लेकिन असली घटिया मकसद सबके सामने आ ही गया। सबसे तगड़ी खबर तो उस पहले प्यार के वापस आने की थी। अब कमरे में मौजूद हर कोई हारुका को घूर रहा। फिर सबने मेरी तरफ देखा। जिंदगी का बहुत ही गंदा रायता फैल चुका था, लेकिन तभी हारुका ने गुस्से में बीच में ही उसकी बात काट दी थी। हारुका बोली, ऐसा कोई भी बहाना कंपनी को धोखा देने और एक मासूम आदमी को फंसाने को सही साबित नहीं कर सकता। उसकी आवाज एकदम कड़क थी, जैसे उसने अपना आखिरी फैसला सुना दिया हो। मैं पक्का बता रहा हूं कि उसका यह बहाना 90% एकदम झूठा है। मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था कि वो इस बात पर आखिर झूठ क्यों बोलेगा। हारुका भी अब सच जानने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार थी। कंडा मुझे लगातार उकसाता रहता था ताकि मैं कोई गंदा ड्रामा करूं और हारुका मुझसे बुरी तरह नफरत करने लग जाए। लेकिन क्योंकि इचिगो वापस आ रहा था तो कंडा को अच्छे से पता था कि वो उसके पहले प्यार से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो मुझे हटाना चाहता ताकि वो इचिगो के आने से पहले ही हारुका से शादी कर ले। वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया और जल्दबाजी में उसने अपना सब कुछ बिगाड़ कर कचरा किया। अब वो इचिगो के नाम का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहा है। उसे उम्मीद है कि पुराने समय की वजह से हारुका नरम दिल दिखाएगी और उसे बख्श देगी पक्का। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि ये सिर्फ उसका लालच था तो पक्का उसका गेम बच जाएगा। हारुका इस बकवास पर यकीन नहीं करेगी।
उसे समझ आ गया था मेरी बात सच। जब भी मेरे साथ कोई लफड़ा होता, कंडा हमेशा खुद को बेचारा दिखाता था। अब हारुका को अपने आप पर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था और उस नीच इंसान के लिए बहुत ही गहरी घिन आ रही थी। हारुका ने इस ड्रामे को खत्म करने की ठानी और बोली, पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर कंडा जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाया, हारुका मैंने ये सब तेरे लिए किया। हारुका बोली, पुलिस को बताना ये सब बकवास। उसकी कातिलाना ठंडी आवाज सुनकर वहां मौजूद सबकी हवा टाइट हो गई। पुलिस जब कंडा को घसीट कर ले जा रही थी तो वो मुझ पर चिल्लाया कि इचिगो के आते ही लात पड़ेगी। कंडा रोते हुए बोला कि 10 साल के बाद तू मेरे साथ इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है। हारुका ने उसे एक आखिरी बार बहुत ही नफरत से देखा। हारुका बोली, क्योंकि तू मेरा पति नहीं है। इन शब्दों ने कंडा के सीने को किसी नुकीली तलवार की तरह चीर दिया। अरेस्ट होने के बाद हम सब पुलिस स्टेशन अपने बयान दर्ज करवाने चले गए। अकारी ने उस चिरकुट के लिए अपने सिर पर सारा इल्जाम लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंडा के खिलाफ पुलिस के पास मौजूद सारे सबूत इतने पक्के थे कि उसकी एक भी चालाकी काम नहीं आई। बेचारे डायरेक्टर तनाका तो टेंशन के मारे बेहोश ही हो गए। कंडा से मेरी आखिरी मुलाकात में उसने मुझे इचिगो के नाम पर बहुत सी खोखली धमकियां दी। मैंने मन ही मन सोचा कि काश ऐसा ही हो भाई, इचिगो जल्दी से आ जा। मुझे इस शरीर में आए हुए अभी मुश्किल से सिर्फ 3 दिन ही हुए थे और इतना स्यापा हो गया। मैं दूसरे जन्म से आया था और मेरी पिछली जिंदगी में मौत यमराज के एक क्लर्क की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी गलती की वजह से हुई थी, एकदम पनौती। मुझे असली रेन की सारी यादें मिल चुकी थी, जो एक बहुत ही अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था, अपने माता पिता को खोने के बाद पागल हो गया। उस असली वाले रेन ने हारुका को नशा देकर और एक गंदा सीन क्रिएट करके उसके परिवार को ब्लैकमेल किया था और फिर बहुत बड़ी चालाकी से धोखे से हारुका के साथ शादी कर ली थी। हारुका उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी और बाद में वो अपने कमरे में हार्ट अटैक से मर गया, जिसके ठीक बाद मैंने यानी नए रेन ने शरीर पर कब्जा किया। मैं दिखने में एकदम उस पुराने रेन की तरह ही था, लेकिन मुझे कोई रोता हुआ दुखी पति नहीं बनना था। मैं तो बस ऐश की जिंदगी जीना चाहता था। मैंने सोचा था कि बस उसे तलाक दूंगा, तगड़ा पैसा लूंगा और एकदम आराम से चिल मारकर अपनी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन उस यमदूत ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से तलाक कदम नहीं उठा सकता। ये तलाक का आइडिया खुद हारुका का होना चाहिए, इसलिए मेरी मदद करने के लिए उस यमदूत ने मुझे अपनी तरफ से एक तगड़ा गॉसिप सिस्टम दे दिया था, जिससे मैं सबके छुपे हुए राज देख सकता था। मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ एकदम सेट रहेगी, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और वैसे भी हारुका तो कभी घर पर रहती ही नहीं थी। मुझे फंसाए जाने वाला ये पूरा कांड मुझे तलाक लेने का एकदम परफेक्ट मौका लगा था। उस रात जब हम सब लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, हारुका मुझे गाड़ी की तरफ ले गई ताकि हम सीधे घर जा सकें, लेकिन गाड़ी के अंदर एकदम डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी हवा टाइट थी। मैं बहुत ही ज्यादा उदास होकर खिड़की से टिका हुआ था और मेरा सिर ठंडे कांच से लगकर थोड़ा शांत हो रहा था। ये सब मेरी ही तो गलती थी यार। मैं पागलों की तरह रोने धोने का नाटक अच्छे से नहीं कर पाया। अगर मैंने उसे खुद से और ज्यादा नफरत करवाई होती तो आज पक्का मेरे हाथ में 200 मिलियन का भारी सेटलमेंट आ चुका होता। ये इतनी बड़ी रकम थी जिसे पिछली जिंदगी में लॉटरी में जीतने का मैं सपने में भी कभी सोच नहीं सकता था भाई। हारुका ने मेरे मुंह से निकली हुई आह तो नहीं सुनी, लेकिन उसने 200 मिलियन जरूर सुन लिया, जो मेरे दिमाग में किसी टूटे हुए खराब रिकॉर्ड की तरह लगातार बज रहा था। ब्रो, हारुका अपने दिमाग में सोच रही थी, क्या ये सच में पैसों के लिए इतना ज्यादा बेताब है। मेरी तरफ देखते हुए उसने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों से और कसकर पकड़ा। हारुका, क्या ऐसे लगता है हमारी शादी बस एक सौदा थी जिसमें वो मुझे चूना लगाकर पैसे निकालने में फेल हो गया। कुछ ही देर बाद मेरी जेब में पड़े हुए फोन ने वाइब्रेट किया। मैं हल्का सा चौंका, फिर बोरियत भरे चेहरे के साथ फोन बाहर निकालकर स्क्रीन देखी। भाई कसम से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरा जबड़ा सच में एकदम नीचे जमीन पर लटका था। स्क्रीन पर एक बैंक का मैसेज था। पूरे 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा हुए थे। मैं उन नंबरों और जीरो को तब तक घूरता रहा जब तक सब धुंधला ना हुआ। मेरी गर्दन एकदम अकड़ गई थी और मैंने किसी रोबोट की तरह अपना सिर घुमाकर उसे देखा। क्या तुमने गलती से ये सारे पैसे किसी गलत आदमी के अकाउंट में भेज दिए हैं? मैंने बहुत ही धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा और मन में मना रहा था कि ऐसा ना हो। हारुका पहले से ही मुझे ध्यान से घूर रही थी। जैसे ही हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, उसकी लंबी और घनी पलकों ने उसकी खूबसूरत आंखों के ऊपर एक हल्की सी परछाई बनाई थी। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम सच्चे लग रहे थे, जो कि बहुत अजीब था, क्योंकि उसके सख्त बॉस वाले एटीट्यूड और बर्फ जैसे ठंडे बर्ताव के बीच ऐसी नरमी और प्यार देखना बहुत मुश्किल होता है। हारुका, मुझे माफ कर दो। उसने एक गहरी सांस ली और ये बात अपनी एकदम शांत और बहुत ही ज्यादा गंभीर आवाज में मुझसे बिना डरे हुए बोल दी थी। हारुका, मैंने ऑफिस वाले उस छोटे से लफड़े के लिए फालतू में तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। ये मेरी तरफ से माफी है। उसे सच में अंदर से बहुत ही ज्यादा भारी गिल्ट महसूस हो रहा था, पर उसे एकदम समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी भरपाई कैसे करे। सच कहूं तो हम पास नहीं हैं, हम तो बस साथ टैक्स भरने वाले अजनबी ही हैं। उसको मेरी कोई भी पसंद, मेरा फेवरेट खाना या मेरे शौक के बारे में रत्ती भर भी कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि मेरे दिमाग में पैसे रहते हैं, तो उसने सीधा मुझे ढेर सारा कैश ही भेज दिया। बाहर से मैंने ऐसा नाटक चालू रखा जैसे मेरा दिल बुरी तरह टूटा हो और दुनिया से मतलब नहीं है। मैं खाली नजरों से गाड़ी की खिड़की के बाहर घूरने की एक्टिंग करता रहा ताकि उसे मुझ पर शक न हो पाए, लेकिन कसम से मेरे अंदर ही अंदर तो जैसे खुशी से दिवाली के सारे पटाखे एक साथ ही फूट रहे थे। सिर्फ एक बार झूठे इल्जाम में फंसाने के पूरे 50 लाख रुपए, क्या बात है हारुका, तुम तो आज तक की सबसे ज्यादा दरियादिल और अमीर विलन निकली। मैं सोच रहा था कि इतने भारी भरकम अमाउंट को ट्रांसफर करने की कोई डेली लिमिट होती है या नहीं। वैसे जिसने अभी अभी पूरे 200 करोड़ रुपए का तगड़ा नुकसान झेला हो, उसके लिए ये 50 लाख चिल्लर होंगे, पर मैं बिल्कुल गलत था।
मैंने अपने मन में सोचा, मान गए हारुका, तुम सच में बहुत ही शानदार और गजब की खिलाड़ी निकली। एकदम मजा ही आ गया। अगर ऐसे ही पैसे मिलते रहे तो मुझे फंसाने के ऐसे कांड तुम और भी कर सकती हो। इतने तगड़े पैसे के लिए मैं तो एकदम प्रोफेशनल बलि का बकरा बनूंगा। ये सब सुनकर हारुका के होंठ हल्के से फड़के, जिसे पकड़ना मुश्किल था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिमाग में फुल भौकाल होगा। बाहर से एकदम शांत और चुप रहने वाले इस बंदे के अंदर इतनी ड्रामेबाजी भरी है। उसे उस पल अचानक से ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। उसने आज तक मेरे असली रूप को कभी देखा ही नहीं था। लोग सच में किसी पानी में तैरते बर्फ के पहाड़ जैसे होते हैं, जिनकी असली और मजेदार चीजें हमेशा गहरे पानी के अंदर ही तो छिपी रहती हैं। वो देख रही थी कि कैसे मैं अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, और मेरा वो उदास दिखने का सारा नाटक उन पूरे 50 लाख रुपए के भारी वजन के नीचे दबकर बुरी तरह से फेल हो रहा था। मेरी आंखें एकदम बड़ी और गोल हो गई थीं, जिनमें वो चमक और एक्साइटमेंट दिख रहा था जो उसने इससे पहले मेरे चेहरे पर आज तक कभी भी नहीं देखा था, कसम से। इस बात ने मेरे इस एकदम डैशिंग चेहरे को एक बहुत ही जोरदार और गजब की वाइब दे दी थी। हमारी तेज रफ्तार गाड़ी के साथ उस शहर की सारी नियॉन लाइट्स चमककर सीधे मेरी स्किन पर पड़ रही थी, जिससे मेरी तीखी नाक और मेरे घने काले बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि मैं किसी मूवी का कोई बहुत तगड़ा हीरो ही हूं। भले ही हारुका मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे भी दिल ही दिल में ये बात तो माननी पड़ी कि मैं सच में कतई जहर दिखता हूं। उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी शक्ल हमेशा रोतलू ही थी, मानो पूरी दुनिया ने मुझसे पैसे उधार लिए हों और वापस न कर रहे हों। कोई इंसान सिर्फ एक ही दोपहर के अंदर अचानक से इतना ज्यादा कैसे बदल सकता ही है। जब उसे इस बात का कोई भी लॉजिकल और सीधा सा जवाब नहीं मिला, तो उसने काले जादू और भूतों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे यह एहसास हुआ कि मुझे उन सारी चीजों के होने का कारण और तरीका पहले से ही पता रहता है, जिनके बारे में मुझे भनक भी नहीं होनी चाहिए थी। ये सब बिल्कुल ऐसा था जैसे कि मैं उसकी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट बैठकर पहले से ही पढ़ रहा ही हूं। शायद मुझे आगे की बातों का पहले से ही पता चल जाता था, और इसीलिए मैं एकदम सबसे दूर और अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला एक बेफिक्र और बिंदास इंसान बन चुका था। यही मेरी असली सच्चाई भी थी। बस यही एक तरीका था जिससे वो इस बात को अपने दिमाग में बैठा सकती थी। ऑफिस वाले उस सीन को याद करके वो खुद को रोक नहीं पाई। हारुका, तुमने खुद को बचाने के लिए बहस क्यों नहीं की? तुम बस चुपचाप खड़े रहे और उन्हें खुद को घसीट कर ले जाने दिया। मुझे उसके गिल्ट में घी डालने का मौका मिला। उस सब का फायदा क्या था? तुम तो सालों से मुझसे तलाक लेना चाहती ही थी। ये तो सबके लिए बस एक बहुत ही आसान सा बहाना था। इल्जाम सच्चे थे या झूठे, इससे कोई फर्क तुम्हें सच में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है ना? मैंने एकदम प्रो लेवल का विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये बात उससे बोली, जिसे सुनकर हारुका ने अपनी आंखें सिकोड़ी और थोड़ा सा गुस्सा हो गई। हारुका, मेरे लिए सच्चाई हमेशा बहुत मायने रखती है, और तलाक लेने के लिए मैंने कभी भी ऐसे घटिया झूठ का सहारा लेने का नहीं सोचा था। माना कि हमारी शादी कुछ अजीब और बकवास हालातों में शुरू हुई थी, लेकिन वो लड़की कभी ऐसी इंसान नहीं थी जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी बंदे की जिंदगी झंड कर दे और उसे मुसीबत में धकेल दे। उसकी ऐसी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर मैं सच में अंदर तक एकदम हैरान रह गया था। मैंने अपने मन में सोचा, वाह मेरी प्यारी और बहुत जल्द तलाकशुदा होने वाली बीवी, तुम तो सच में उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी और बहुत ही साफ दिल वाली इंसान निकली हो। मजा आया। मेरी वो बात सुनकर हारुका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, हारुका, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, तो मुझे उस नाम से बिल्कुल मत बुलाओ। हारुका, क्या इसे सच में ऐसा लगता है कि अब तो तलाक होकर ही रहेगा? इससे पहले कि वो विरोध जताकर कुछ बोल पाती, मेरे दिल ने उसे वो असली कारण बता दिया जिसकी वजह से मैं अपने तलाक को लेकर इतना ज्यादा श्योर था। मैंने मन में सोचा कि जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते कभी भी अच्छे और मीठे नहीं होते ही हैं भाई, और इसके अलावा वो तुम्हारा पहला प्यार व्हाइट मूनलाइट अब बस किसी भी दिन इस देश में वापस लौटने ही वाला है। मैं तो बस तुम्हारे रास्ते से अपने आप हटकर तुम पर एक बड़ा एहसान कर रहा हूं। यहां तक कि तुम्हारी सेक्रेटरी ने भी बताया था कि उस समय कुछ मजबूरियां थी। ये तो एकदम टिपिकल रियूनियन वाली स्टोरी है, और मैं तुम्हारे इस फालतू ड्रामे में कोई बैकग्राउंड वाला कैरेक्टर नहीं बनना चाहता जो तुम्हारे इस बड़े और शानदार रोमांस के बीच में बुरी तरह पिस जाए। मैं बस हम दोनों को फालतू की भसड़ से बचा रहा हूं। ये सुनकर हारुका की सांसें अटकी। वो इंसान उसके लिए एक बहुत ही पुराना बीता हुआ कल बन चुका था। वो अपनी जिंदगी में सालों पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जो प्यार में किसी को धोखा दे। उसे अचानक से मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाकर बोलना चाहती थी कि उसे अब अपने एक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ये मान भी नहीं सकती थी कि मेरे दिमाग की बातें पड़ रही हैं। थोड़ा जिद्दी और चिढ़ते हुए उसने मुझसे कहा, हारुका, इतना ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। जब तक तुम अपनी जिंदगी सही से जी रहे हो तब तक हम तलाक नहीं लेंगे। तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि तुमने अपने दिमाग में मुझे जैसा इंसान बना लिया है, मैं हकीकत में बिल्कुल वैसी घटिया इंसान नहीं हूं। ये बात समझे तुम? उसने अपनी बात खत्म की और उसकी आवाज एकदम भारी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे इग्नोर करते हुए बस एक ओ कहा, जैसे मुझे उसकी किसी बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत जोरों की हंसी आ रही थी। हाँ बिल्कुल, जैसे ही तुम उसे एयरपोर्ट पर देखोगी तुम अपने सारे वादे तुरंत ही भूल जाओगी, और मैं यहाँ तलाक के पेपर्स लेकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँगा। हारुका ने अपने दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। क्या मैं सच में इतनी धोखेबाज हूँ? क्या मैं सच में ऐसी लड़की दिखती हूँ जो किसी भूत के पीछे अपने पति को छोड़ देगी? अरे रुको, नहीं, मैंने खुद को सही करते हुए मन में सोचा, सच कहूं तो अभी के लिए ये बात ज्यादा अच्छी रहेगी कि वो अपने ही बोले हुए इन झूठे वादों पर आराम से यकीन करती रहे। इसमें मेरा फायदा है, इससे बाद में मेरा कट लेना आसान हो जाएगा। हारुका आज जितना कड़क रवैया दिखाएगी मैं भी उतना ही शरीफ और एकदम सीधा साधा बना रहूंगा, ताकि कोई पंगा ना हो।
फिर जब बाद में उसे अपनी गलती का तगड़ा एहसास होगा, तब तलाक के सेटलमेंट वाला मेरा मोटा पैसा खुद ब खुद दिन दुगना रात चौगुना एकदम बवाल स्पीड से ऊपर बढ़ता ही जाएगा। अब मैं सच में एक मास्टरमाइंड और तगड़ा फाइनेंस का जीनियस हूँ। मुझे तो पक्का अपनी एक शानदार क्लास शुरू कर देनी चाहिए कि खुद के ही तलाक से मोटा मुनाफा और तगड़ा पैसा कैसे कमाया जाए। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि लगा उसके बाल ही उड़ जाएंगे। वो सोच रही थी कि क्या ये लुक्खा सिर्फ पैसों के लालच में यहाँ टिका है या फिर इसका बाहर किसी और बंदी के साथ चक्कर चल रहा है। उसने खुद को शांत रहने को कहा, क्योंकि आज के इस पूरे लफड़े में तो सिर्फ उसी की गलती थी ना। मैं थोड़ा दिमाग का दही कर रहा था, पर इसके लिए वो मुझ पर बिना बात इल्जाम नहीं लगा सकती थी। लेकिन कोई सुंदर लड़की, उसने मेरे मन की बात पकड़ते हुए एकदम शौक होकर अपने मन में गहरा सोचा, क्या इस लूजर को सच में लगता है कि बाहर मुझसे भी ज्यादा कोई और खूबसूरत लड़की है। हरुका ने तुरंत गाड़ी के ऊपर वाले रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा एकदम ध्यान से निहार कर देखा। वो कतई जहर दिखने वाली टॉप क्लास सुंदर बंदी थी। उसे अच्छे से पता था कि उसे टक्कर देने वाले कंपटीशन को एकदम तगड़ा लेजेंड होना पड़ेगा। गाड़ी धीरे होते ही उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे पल्ले नहीं पड़ रहा था कि मैं सच में उसे छोड़ चुका हूं या फिर दोबारा अपना कटने से बचने के लिए खुद को बचाने का नाटक कर रहा था। अपनी चोट खाई ईगो को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए उसने खुद को समझाया कि ये बंदा शायद सच में मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता है। इतनी आरामदायक और एकदम राजाओं वाली जिंदगी छोड़कर भला कौन जाना चाहेगा। तभी हमारी गाड़ी उस विशाल आलीशान हवेली के अंदर घुसी और टायरों के नीचे बजरी कुचलने की एक बहुत तेज आवाज आई। मैंने तुरंत गैराज में खड़ी हुई एकदम अनजान सी गाड़ी नोटिस की। मतलब अंदर पक्का कोई मेहमान बैठा था। जैसे ही सामने का दरवाजा खुला, लिविंग रूम से एक मीठी लेकिन एकदम बनावटी सी आवाज उड़ते हुए कानों तक आई, जो बहुत प्रैक्टिस की हुई लग रही थी। उस औरत ने चहकते हुए कहा कि ये वही बच्ची तामाचान है जिसे वो और उसका पति गोद लेने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। एकदम प्यारी सी। हरुका के हाव भाव एकदम से बदल गए, क्योंकि वो उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी। ये पक्का उसके बड़े भाई केंजी और उसकी पत्नी रीसा की ही आवाज थी, जो अंदर मजे से बैठे थे। इससे पहले कि मेरे दिमाग में गोद लेने वाला वो शब्द ठीक से घुस पाता, हरुका ने अपनी चलने की स्पीड एकदम दोगुनी कर दी और सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहां से आवाज आ रही थी। बॉस, ओ भाई, यहाँ तो एकदम तगड़ा और भी ज्यादा बवाल होने वाला है। ये सब सोचकर ही मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक सी आ गई थी ना। इन बड़े और अमीर लोगों की जिंदगी किसी नॉनस्टॉप टीवी सीरियल से कम नहीं है। मैं तो नजर ही नहीं हटा पा रहा और अब मुझे तलाक को लेकर थोड़ी झिझक हो रही। अगर मैं यहां से चला गया तो गॉसिप थिएटर की इस सबसे आगे वाली सीट को खो दूंगा। मैं भी जल्दी से उसके पीछे भागा। हम दोनों एकदम आंधी की तरह उस लिविंग रूम में घुसे और वहां का वो अजीब सा और घुटन भरा माहौल अचानक से एक झटके में टूट गया। कमरे में बैठे हुए हर एक इंसान की नजर अचानक से हमारी तरफ एकदम तेजी से घूम गई और वो हमेशा प्रोफेशनल रहने वाला बटलर हमारे कोट लेने के लिए चुपचाप से हमारे सामने आगे आ गया था। उसने कहा, छोटे मालिक रेन और मालकिन हरुका घर में आपका स्वागत है। ये सुनते ही हरुका की मां घबराहट के मारे उठ खड़ी हुई। वो हमारी तरफ चलकर आई और हमारे चेहरों को घूरने लगी, मानो किसी लड़ाई या खत्म हो चुके रिश्ते का कोई पक्का सुराग ढूंढ रही हो। उसका बाप घर के मुखिया वाली अपनी पूरी इज्जत और भौकाल बनाए रखते हुए अपनी जगह पर ही बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखें साफ तौर पर घबराहट और टेंशन में हम दोनों के बीच तेजी से घूम रही थीं। एकदम आज सुबह जब मुझे ले जाया गया तो माँ एकदम पागल हो गई थी, पर हरुका ने उसे बीच में पड़ने से रोका। इन दोनों ने पूरी दोपहर यही सोचा कि मैंने सच में कोई कांड कर दिया है और इनकी बेटी की शादी टूट गई। उनका सबसे बड़ा खौफ हम दोनों का तलाक ही था। वो तो आज इस केंजी के परिवार को भी घर पर बिल्कुल नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन उस केंजी ने एकदम रोने वाली आवाज में फोन करके उन्हें बुरी तरह से मजबूर कर दिया था ना। वो यहाँ ऐसे आया था जैसे किसी ने उसे कूटा हो, पर बैठते ही उसने ये गोद लेने वाला एक बहुत बड़ा बम फोड़ा। मैंने अपने असली वाले पुराने रूप की सारी यादों को वापस दिमाग में लाया और पूरे कमरे में एकदम ठंडी और एटीट्यूड वाली नजर घुमाई। मैंने उस घमंडी दामाद का रोल एकदम परफेक्ट तरीके से निभाया। हरुका ने अभी ऑफिस वाले उस पूरे लफड़े का कोई जिक्र नहीं किया। वो बंदी एकदम प्रोफेशनल थी। उसने बस अपने भाई के परिवार को सिर हिलाकर आराम से ग्रीट किया। मैंने शातिर जासूस की तरह पूरे कमरे को स्कैन किया। लंबे सोफे पर रीसा का बाप बैठा था, जिसकी शक्ल एकदम सड़े हुए नींबू जैसी लग रही थी। उसके बगल में 8-9 साल की एक छोटी बच्ची बैठी थी, जिसने एक गुड़िया को इतनी जोर से पकड़ा था कि डर से उसके हाथ एकदम सफेद पड़ गए थे। उस सहमी हुई बच्ची के पास केंजी की वो पत्नी रीसा बैठी थी। उसका चेहरा काफी पतला था और उसकी वो अजीब सी मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे किसी मिट्टी की गुड़िया पर पेंट से जबरदस्ती चिपकाई हो। रीसा के बगल में केंजी था। वो थका लग रहा था और हमें देखकर उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। हरुका के घरवाले उस कांड के बारे में पूछने को मरे जा रहे थे, पर फिलहाल तो वो गोद लेने वाला नाटक ही पूरे कमरे में छाया था। तभी एक जज करने वाली आवाज गूंजी। ये रीसा का बाप था, जो हमें नफरत से घूर रहा था। उसने ताना मारते हुए कहा कि क्या दूसरी बेटी का तलाक हो गया? अगर सब खत्म है तो ये दोनों वापस क्यों आए हैं? रीसा के ठीक बगल में उसका पति केंजी बैठा था। वो काफी शांत लेकिन एकदम बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था और हमें देखकर उसकी वो झूठी मुस्कान उसकी आंखों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी। यार सच में हरुका के माँ बाप उस नए वाले कांड के बारे में हमसे पूछने के लिए अंदर ही अंदर पूरी तरह मरे जा रहे थे, पर फिलहाल तो उस बच्चे को गोद लेने वाला वो नाटक ही पूरे कमरे में छाया हुआ था। तभी अचानक से एक बहुत फटी और हमें जज करने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये कोई और नहीं रीसा का बाप था, जो हम दोनों को एकदम बिना किसी शर्म के सिर्फ नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। उसने सीधा ताना मारा कि क्या दूसरी बेटी का फाइनली तलाक हो गया है?
मैंने ऐसी अफवाहें सुनी थी, अगर सब खत्म ही हो चुका है तो ये दोनों वापस क्यों आए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। माहौल में इतना अजीब सा भारीपन था कि दम ही घुटने लगे और मार्बल के फर्श पर सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाती। केंजी ने डरते हुए उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि ससुर जी प्लीज अभी इस बारे में बात मत कीजिए, लेकिन उसकी आवाज में कोई दम या कोई पावर बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था यार। रीसा एकदम चुप बैठी रही, जैसे कोई बोरिंग फिल्म देख रही हो, और वो मजे से अपने बाप को इस घरवालों की बेइज्जती करने दे रही थी। उसके चेहरे पर उस वक्त कोई भी रिएक्शन नहीं दिख रहा था। हारुका को गुस्सा आया, पर उसने खुद को शांत रखते हुए बड़ी ठंडी आवाज में जवाब दिया, जो एकदम बर्फ की तरह जमी हुई लग रही थी। बिल्कुल। उसने कहा कि हमारा कोई तलाक नहीं हुआ है, हम अपने घर वापस आए हैं क्योंकि ये हमारा ही घर है। ये बात सुनते ही उसके माँ बाप ने एक साथ चैन की गहरी सांस अंदर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पिछले पूरे 6 घंटों से अपनी सांस रोककर बैठे हुए थे। चलो आखिरकार इस नाजुक परिवार को थोड़ी सी इज्जत तो वापस मिल ही गई, है ना सही में। लेकिन रीसा का बाप अभी भी बिल्कुल कन्विंस नहीं था। उसने ताना मारा कि आजकल सारे अमीर लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि रेन ने कंपनी में पक्का कोई बड़ा रायता फैलाया है। हारुका मुझे डिफेंड करने ही वाली थी, पर मैंने मन में सोच लिया था कि अब इस सड़े नींबू जैसी शक्ल वाले बुड्ढे का तमाशा बहुत हो चुका है, इसलिए मैंने उससे पहले अपनी बात रख दी। मैंने अपनी आवाज में एकदम खतरनाक वाला खौफ और नकली हैरानी मिलाते हुए पूछा, आखिर ये कुबू खानदान वाले कब से इन बड़े अमीर लोगों की महफिल में आ घुसे? मुझे तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। ये क्या भसड़ है। मुझे अच्छे से पता था कि ये कुबो परिवार बस छपरी मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी किस्मत तब चमकी जब रीसा ने नाना से खानदान के पैसे से शादी रचाई। ये लोग तो बस मुफ्तखोर और दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले नल्ले थे। रीसा का बाप बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बे? तुम्हें अपने से बड़े लोगों की बिल्कुल भी इज्जत करना नहीं आता, एकदम नीच इंसान हो तुम। मैंने एकदम बेफिक्री से अपना हाथ हिलाते हुए इग्नोर मारा और कहा, अरे भाई ये तो बस एक मामूली सा सवाल था, आप खामखा इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो यार? थोड़ा तो चिल मारो ना। अगर आप सच में हाई क्लास वाले हो तो आपको सीधी बात सुनने की आदत होनी चाहिए। मैंने मन में सोचा, मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ बुड्ढे। तुम तो उस सड़क छाप कुत्ते की तरह हो जिसे गलती से एक महंगा पट्टा मिल गया और खुद को बहुत हाईफाई असली नस्ल का समझने लगा है। हारुका ने मेरे दिमाग की वो कुत्ते वाली बात सुन ली और अपनी हंसी छिपाने के लिए उसने अपनी नजरें घुमा ली। उसने तय कर लिया था कि ये रायता अब मैं ही समेटूंगा। चूंकि वो बुढ़ा उसके घर में आकर फालतू की बदतमीजी कर रहा था, तो उसने भी संस्कारी बीवी का नाटक करके अपने पति को चुप कराने का कोई मूड नहीं दिखाया था। हारुका बोली, रेन एकदम सही कह रहा है। उसकी इस बात ने सबको शॉक कर दिया। वो बोली, चलो सब बैठ जाते हैं और बड़ों की तरह बात करते हैं। ऐसे खड़े रहने से लग रहा है कोई तगड़ा लफड़ा होने वाला है। मैं आराम से बैठ गया और हारुका के मम्मी पापा के चेहरे देखने लगा। उनकी शक्लें एकदम ऐसी हो गई थीं जैसे उन्होंने किसी भूत को अचानक से जिंदा होते हुए देख लिया हो। मेरे इस अचानक वाले तगड़े एटीट्यूड को देखकर वो दोनों पूरी तरह सन्न रह गए, क्योंकि मैं हमेशा कोने में बैठकर चुपचाप रहने वाला था। लेकिन फिर अचानक से उन दोनों के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो मेरी आवाज सुन रहे थे, पर मेरा मुंह तो बिल्कुल बंद था। हारुका ने उनकी तरफ देखते हुए बहुत हल्के से अपना सिर हिलाया और पक्का कर दिया कि हाँ, वो लोग सच में मेरे मन की एकदम असली बात सुन रहे हैं। उसके मम्मी पापा को ये बात समझ आ गई थी कि भले ही मैं बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहा था, लेकिन असल में मैं उन कुबो वालों से इस पूरे परिवार की इज्जत बचा रहा था। वो हमारी रक्षा कर रहा है। उसकी मां ने ऐसा सोचा और उनकी आंखों में मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सा प्यार भर गया। अचानक से उनके अंदर मुझे बचाने वाली एक तगड़ी सी फीलिंग जागी। रीसा का बाप अभी भी गुस्से से सुलग रहा था और बोला, मेरा एकदम यही मतलब था। इसके पास कोई संस्कार नहीं है, ना बात करने की कोई तमीज। ये लड़का तो नाना से खानदान के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। पर उसने ये बात एकदम गलत जगह बोल दी थी, क्योंकि ये सुनते ही नाना से वाले दोनों पेरेंट्स बुरी तरह से भड़क गए। मैं उन दोनों की छत के नीचे ही पला बड़ा था, तो अगर कोई मेरे संस्कारों की बेइज्जती करता तो वो सीधा उनकी बेइज्जती थी। इसलिए मैंने उन दोनों को बीच में कुछ भी बोलने का एक भी मौका नहीं दिया। मैंने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ आराम से टिकते हुए और अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फुल स्वैग में कहा कि संस्कार हमेशा दोनों तरफ से ही दिखाए जाते हैं। मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाया कि तुम जैसे नीच निचले दर्जे के लोगों से बिना अपना रुतबा दिखाए कैसे बात करते हैं। अगर मेरी बातों में वो एटीट्यूड दिख रहा है तो सॉरी। मैंने मन में तंज मारते हुए सोचा, ओहो तुम तो बहुत संस्कारी बन रहे हो। क्या तुम ही वो नहीं हो जो हारुका को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे ताकि वो मुझे लात मारकर छोड़ दे और तुम उसकी शादी अपने उस नल्ले भतीजे से करवा सको जिससे तुम्हें मोटा पैसा मिल जाए? मेरी ये बात सुनकर हारुका के मम्मी पापा की तो हवा ही टाइट हो गई थी यार। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रीसा का बाप उनकी पीठ पीछे इतना बड़ा गेम बजा रहा था। मेरे इस अचानक वाले भौकाल ने कमरे का पूरा माहौल ही पलट दिया। यहाँ तक कि रीसा भी अब थोड़ी कम बोर लग रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा शॉक करने वाली बात यह थी कि अब वो नाना से पेरेंट्स भी पूरी तरह से मेरी ही साइड आ चुके थे। सिस्टम हैंग हो गया। वो लोग कुबो वालों की फालतू अकड़ से पूरी तरह पक चुके थे। हारुका का बाप मन में बोला, तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे उस नल्ले भतीजे के लिए तलाक ले? उसके पापा की आंखें गुस्से से एकदम सख्त हो गईं और उन्होंने सोचा, मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उस फट्टू केंजी की भी अचानक से आज बोलती निकल आई। केंजी बोला, भाई रेन प्लीज अभी के लिए बस इस जरूरी न्यूज पर ही फोकस करते हैं ना। हारुका एकदम से बीच में कूद पड़ी और कड़क आवाज में बोली, भाई तामा चांद अभी यहीं पर है। हम उस हंस वाली न्यूज के बारे में थोड़ी देर बाद आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि इस घर में असली स्वागत आखिर किसका होने वाला है आज। केंजी अपनी बहन की तरफ एकदम पागलों की तरह कंफ्यूज होकर देखने लगा।
उसे हमारे दिमागी कनेक्शन का कोई आइडिया नहीं था। उसे तो बस यही लगा कि उसकी बहन का दिमाग ही दही हो चुका है यार। रीसा के उस सफेद और चिकने नकली चेहरे पर अब साफ दरारें नजर आने लगी थीं, क्योंकि मेरे उस निचले दर्जे वाले तगड़े डायलॉग ने उसके सीने पर एकदम सटीक तीर की तरह सीधा निशाने पर वार किया था। उसके बाप ने केंजी को एकदम खूंखार नजरों से घूरा और बिना कुछ बोले इशारा किया कि इस फैले हुए रायते को जल्दी समेट। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका दामाद इतना फट्टू और नल्ला है। केंजी ने अपने ससुर को देखते हुए एकदम मरी हुई शक्ल बनाकर एक नकली सी स्माइल दी और सफाई देते हुए बोला कि रेन बस आज बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया है मेरे भाई लोग। वो बोला, अभी वो छोटा है, उसका ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं था। उसकी ये बकवास सुनकर मुझे इतनी तेज हंसी आ रही थी कि मैं बस फटने ही वाला था। छोटा, मैंने कहा, अबे केंजी, मैं 24 साल का लौंडा हूं, कोई 10 साल का बच्चा नहीं। और सुन ले मेरी बोली हुई एक एक बात का पूरा एकदम 100% असली मतलब होता है। हारुका की मां ने इस फालतू की बहस को वहीं खत्म करने का फैसला किया और बोली, बस करो रेन, तुम पक्का बहुत ही भूखे होगे। क्या तुमने आज सुबह से कुछ भी ढंग का खाया है बेटा? उनकी आवाज में इतना ज्यादा प्यार था कि सच में मेरे शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा ये अचानक मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही हैं यार। रुको, क्या ये मुझे खाने का लालच देकर घूस खिलाने की कोशिश कर रही हैं? माँ ने मेरे दिमाग की ये घूस वाली बात सुन ली और वो धीरे से मुस्कुराकर जोर से हंसने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि मैं बस एक भूखा और खुद को बचाने वाला डरा हुआ बच्चा हूँ। मैंने भी सच बोल ही दिया था। मैंने अपनी हार मानते हुए कहा कि हाँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। और ठीक उसी टाइम मेरे पेट ने भी एकदम जोर से गड़गड़ाहट शुरू कर दी। हारुका की माँ तुरंत ही एकदम तगड़े एक्शन मोड में आ गई थी। हारुका की माँ तुरंत नौकरों की तरफ घूमी और बोली, दामाद, रेन का फेवरेट खाना जल्दी तैयार करो। अभी के अभी मुझे 3 मस्त डिश और एक सूप हमारी टेबल पर एकदम रेडी ही चाहिए। समझ गए? उन्होंने बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, हारुका, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें इसे बिना खाना खिलाए इतनी रात तक काम में ऐसे फंसाकर अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। मेरी बच्ची यार। ये सुनकर हारुका का मुंह खुला रह गया। वो बोली, माँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, फिर सिर्फ इसे ही ये खास वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? यार बता दो। माँ ने उसे एकदम हल्के में लेते हुए इग्नोर मारा और नौकर से बिना पीछे मुड़े ही बोली, जाओ जल्दी जाकर इस बेटी के लिए भी खाने की एक प्लेट एक्स्ट्रा ले आना। शायद इसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मुझे अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए सच में अपने गालों को काटना पड़ा। हारुका की शक्ल देखकर लगा जैसे उसे खुद के ही घर में नंबर 2 का फालतू बच्चा बना दिया गया हो यार। हारुका के पापा ने ताजे फलों की एक प्लेट मेरी तरफ खिसकाई और बोले, रेन, जब तक तुम्हारा खाना आ रहा है तब तक तुम ये एकदम ताजे फल खा लो। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और सोचा इसके पापा कितने जेंटलमैन हैं यार। जब ये लोग किसी के भड़काने में नहीं आते तो ये फैमिली सच में काफी मस्त है भाई। पापा का सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। उन्हें जेंटलमैन सुनना अच्छा लगा, भले ही मैंने वो तारीफ सिर्फ अपने दिमाग में ही क्यों न की हो यार। केंजी ये प्यार का अजीब सा खेल एकदम शौक होकर देख रहा था। उसे अपनी बीवी की तरफ से एक भारी टेंशन और गुस्सा तो महसूस हो ही रहा था यार, लेकिन उसके मम्मी पापा मुझे खुश लग रहे थे। ये देखकर उसका फ्यूज उड़ गया। फिर हारुका ने अपना पूरा ध्यान वापस उस छोटी बच्ची पर लगा दिया था। हारुका ने पूछा, रीसा, अचानक से ये बच्चा गोद लेने का क्या सीन है? तुम तो अभी काफी जवान हो। ये सुनकर रीसा ने अपनी स्कर्ट को सही करते हुए एक गहरी सी सांस ली थी। रीसा बोली, इसका नाम तामाचान है। हमें ये बच्ची एक लोकल एजेंसी से मिली है। हमें बस ऐसा फील हुआ कि अब इसका एकदम सही टाइम आ चुका है भाई। हारुका के पापा बीच में बात काटते हुए बोले, रुको, तुम अभी सिर्फ 30 साल की हो। तुमने ये कब सोच लिया कि तुम खुद का बच्चा पैदा नहीं कर सकती? रीसा का बाप अचानक बोला, मरे बच्चे के बाद 9 साल बीत चुके हैं, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। हम लोग जिंदगी भर फालतू का लंबा इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रीसा की आंखों में एकदम सही टाइम पर आंसू भर आए। उसकी ये गजब की नौटंकी देखकर मुझे लगा कि बंदी ने क्या जबरदस्त और सॉलिड एक्टिंग की है। अंगूर चबाते हुए मैंने सोचा, कितना फालतू का ड्रामा चल रहा है। क्या वो मरने वाली है या कुबो खानदान नाना से वारिस के लिए इतना तड़प रहा है कि इनको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा? मेरी इस खतरनाक, जहरीली और कड़वी अंदरूनी बात को सुनकर नाना से परिवार एकदम से तिलमिला गया। माना कि मैं थोड़ा ज्यादा ही बेरहम हो रहा था, लेकिन मेरी बात 100% बिल्कुल सही भी थी। हारुका ने मुझे टोकते हुए कहा, फल खाकर पेट मत भरना। फिर उसने रीसा से पूछा कि आखिर 8 साल का बड़ा बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत है? ज्यादातर लोग तो छोटे बच्चे ही गोद लेना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने अंगूर नीचे रखा और मेरे दिमाग में आया, बूम, क्या खतरनाक पॉइंट मारा है। बंदी ने मजा ही आ गया। ये तगड़ा पॉइंट सीधा हारुका को जाता है। उसने एकदम पते की लॉजिकल बात पकड़ी है। ये सब सोचकर खुद हारुका के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। रुको यार, यहाँ पक्का कोई भारी लोचा है। ये सुनकर उसके माँ बाप भी आगे झुके, क्योंकि उन्होंने तो इस बच्ची की उम्र के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं था। कैंजी मेरी तरफ आंखें फाड़कर ऐसे देख रहा था जैसे रहम की भीख मांग रहा हो कि आखिर इसी एक बच्ची में ऐसा क्या खास है। हारुका ने पुलिस वाले कड़क अंदाज में पूछताछ करते हुए उससे ये तीखा सवाल पूछा, तो ये सब सुनकर उस रीसा के बाप की एकदम से हवा टाइट हो गई। हकलाते हुए वो बोला कि वो 9 साल की है और रीसा जैसी दिखती है, इसलिए हमें लगा ये तो बस ऊपर वाले की मर्जी है। एकदम सफेद झूठ बोल रहा था वो बुड्ढा, क्योंकि उसका ये गंदा सच मेरे सिस्टम के अंदर किसी सड़ी बदबू की तरह बड़ी तेजी से फैल रहा था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा जो जमीन घूर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी वक्त यहाँ से गायब होना चाहती हो। उसे अच्छे से पता था कि वो एक गहरा राज है, किस्मत। मैंने सोचा, भैंस की आंख, ये तो 100% रीसा की ही सगी बेटी है जो अब जाकर सामने आई है। वो चालाक औरत अपनी इस नाजायज औलाद को गोद लेने का तगड़ा नाटक करके अब उसे बड़ी ही होशियारी से इस खानदान का असली हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। यह भयंकर सच पूरे कमरे में किसी बम की तरह जोर से फटा।
जिसे महसूस करके हारुका के माँ बाप तो अपनी कुर्सी से लगभग नीचे ही गिर पड़े। इन सब में केंजी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसे ये सारा खेल पहले से पता था, लेकिन रीसा के परिवार ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सोचा ये लोग तो केंजी को एकदम गधा समझ रहे हैं, क्या तुम्हारे खानदान में कोई राजा की गद्दी है जो तुम यार इस धोखे को इतनी आसानी से चुपचाप बिना कुछ बोले सह रहे हो। नाना से परिवार की हर एक आंख अब सीधा केंजी को ही घूर रही थी। उसकी हालत पहाड़ की एकदम चोटी पर खड़े इंसान जैसी हो गई थी, जिसके बचने का हर एक रास्ता बंद हो चुका था। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी सबके सामने फूट फूट कर रो देगा। ये पूरा भयंकर तमाशा देखकर हारुका गुस्से से एकदम लाल पीली हो रही थी। उसे समझ आ गया कि मैंने जो कहा था वो कोई फालतू गॉसिप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा था, और वो कुबो परिवार वाले अभी भी एकदम बेवकूफों की तरह अनजान बैठे थे। वो सोच रहे थे कि सब उन्हें राक्षसों की तरह क्यों घूर रहे हैं। तभी किसी ने पूछा कि इस बच्ची के असली माँ बाप आखिर कौन ही है। हारुका ने एकदम चाकू जैसी चुभने वाली आवाज में कहा कि मैं तो आज ही इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। अगर ये खून सच में नाना से खानदान का है तो मुझे इसका एकदम पक्का सबूत चाहिए ही चाहिए। बात सुनते ही रीसा और उसके बाप का चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। किस्मत वाला घटिया बहाना अब काम नहीं कर रहा था, और उनकी ये लंबी खामोशी दुनिया में उनके जुर्म की सबसे बड़ी पक्की गवाही थी। रीसा ने कांपती हुई लेकिन अपनी एकदम ढीठ आवाज में कहा कि ये बच्ची मेरी ही है, क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया था कि अब वो इसे हारुका से बिल्कुल भी नहीं छिपा सकती। हारुका के बाप ने इतने भयंकर गुस्से में टेबल पर हाथ मारा कि फलों की प्लेट उछल गई और चिल्लाकर बोला, तुमने पूरे 10 साल तक हम लोगों से इतना बड़ा झूठ बोला। तभी नौकर भागकर वहां आया, लेकिन वो एकदम से डर के मारे रुक गया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पानी लेकर आए या कोई बड़ा वकील। रीसा बेचारी बनने का ड्रामा करते हुए बोली कि मेरा ज़मीर एकदम साफ है, क्योंकि ये बच्ची केंजी से मिलने के भी बहुत पहले की है, और यार हमें तो अभी जाके पता चला है कि ये दुनिया में जिंदा भी है। उसका बाप भी सफेद झूठ बोलते हुए बोला कि हमें लगा था कि ये खो गई है। ये सब फालतू बकवास सुनकर हारुका का बाप गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया। तो क्या तुम चाहते हो कि मेरा बेटा किसी दूसरे की औलाद पाले? वो बुढ़ा बोला, अरे वो दोनों अभी जवान हैं और आगे जाकर एक अच्छा परिवार बना ही सकते हैं। कुबो जोर से चिल्लाया, एक बार कागजों पर साइन हो गए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुनकर हारुका का बाप गुस्से के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। उसे एकदम से समझ आ गया कि उसका सीधा साधा बेटा सालों से इस घटिया राज के नाम पर ब्लैकमेल हो रहा था। उसने तुरंत फैसला किया कि उसका नाना से परिवार इस फालतू के लफड़े को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ना तो आज और ना ही कभी भी उधर मेरा खाना आ चुका था, इसलिए मैं इन सबके बीच मजे से अपना डिनर खाने में वापस लग गया। मुझे तो इस फुकट के ड्रामे में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। हारुका ने पहले मुझे और फिर अपने भाई को देखा। उसे समझ आ गया कि अब ये खेल खत्म करना पड़ेगा। हारुका बोली, रीसा तुमने सिर्फ केंजी को ही क्यों चुना? अगर ये तुम्हारी ही बेटी थी तो सालों पहले सच क्यों नहीं बताया? ये सुनते ही रीसा एकदम तुरंत गुस्से से केंजी की तरफ पलटी। रीसा बोली, जब बात हुई थी तो तूने कोई ऐतराज नहीं किया था, क्या तू इन्हें मुझसे ऐसे बात करने देगा? केंजी की मां चिल्लाई, वो बेवकूफ लड़का पूरे 10 साल से तेरे ही इशारों पर नाच रहा है, पर अब और बिल्कुल भी नहीं। केंजी ने उस छोटी बच्ची तामाचान की तरफ देखा। माना कि वो बच्ची एकदम मासूम थी, लेकिन वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती और बर्बादी की निशानी भी थी। उसकी जिंदगी में जो भी भसड़ मची थी, यह बच्ची अब उसी का बड़ा सबूत थी। उसे उस आदमी इचिकावा की याद आई जिससे रीसा असल में सच्चा वाला प्यार ही करती थी। यह बच्ची उसी की निशानी थी। ये सब देखकर रीसा के बाप ने खुद को बचाने के लिए अपना आखिरी और सबसे तगड़ा दांव खेलने की सोची। वो बोला, ये भी एक इंसान ही है, तुम इसे ऐसे कचरे की तरह बाहर नहीं फेंक सकते। ये सुनते ही हारुका की मां जोर से चिल्लाई, बस अब बहुत हो गया। केंजी मां बोली, इन लोगों को साफ बता दे कि तुझे तलाक चाहिए। तलाक शब्द पूरे कमरे में किसी खौफनाक भूत की तरह एकदम से हवा में लटकने लग गया। तलाक का नाम सुनकर केंजी की हवा टाइट हो गई। मैंने सोचा कि अब ये किस चीज का इंतजार कर रहा है, अगर ये रुका तो बस उस दूसरे आदमी का कठपुतली बनकर रह जाएगा। परिवार ने मेरे मन की वो भड़ास सुन ली थी। उन्हें एहसास हो गया कि केंजी अभी भी अपने झूठे पछतावे में ही फंसा है, इसलिए अब खुद हारुका ने उसकी तरफ से पूरा मोर्चा संभाला। हारुका बोली, सब खत्म हो गया है, मैं अभी वकीलों को फोन लगा रही हूँ। हम इस बच्ची को कहीं और गोद लेने का जुगाड़ कर देंगे, लेकिन हमारे खानदान में ये बिल्कुल नहीं आएगी। केंजी एकदम धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, वो इतनी भी बुरी इंसान नहीं है, बस उसे बहुत गहरा दुख मिला है। ये फालतू बात सुनकर मेरे गले में तो खाना ही बुरी तरह से अटक गया यार। दिमाग का दही कर दिया, दुख मिला है उसे। अरे उसने तुझे अपना सिर्फ एक बैकअप प्लान बनाया क्योंकि उसकी पहली पसंद वाले लड़के के पास पैसे ही नहीं थे। यह सुनकर पूरा नाना से परिवार केंजी को तरस खाकर देखने लगा था। वो अपनी शराफत के चक्कर में बुरी तरह पिस गया था। फिर मैंने उस लड़की की पुरानी कुंडली खंगाली। उसने केंजी से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो अपने मेडिकल एग्जाम में पूरी तरह से फेल हो गई थी और उसे प्राइवेट अस्पताल में घुसने के लिए एक बड़े नाम की जरूरत थी। ये कोई प्यार नहीं, एक डील थी। ये जानकर परिवार वाले डर गए थे। परिवार वालों को तो यही लगता था कि ये एक लव मैरिज है, और उस लफड़े वाली रात को तो वो लड़की एकदम होश में और बिना पिए थी। उसे पता था कि केंजी उसे पसंद करता है, इसलिए उसने उसे फंसाया। ये सुनकर केंजी का तो फ्यूज उड़ गया और वो एकदम से सुन ही पड़ गया। उसे वो भयानक रात याद आ गई। उसे हमेशा यही लगता था कि सारी गलती उसी की है। रीसा ने केंजी के चेहरे का वो बदलता हुआ खतरनाक रंग देख लिया। उसे समझ आ गया कि राज खुल गया है। उसके बाप ने केंजी को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग एक ही परिवार हैं। असली परिवार 10 साल तक कभी ऐसा भयंकर झूठ नहीं बोलता। हारुका का बाप दहाड़ते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उस बुढ़े के ऊपर अपनी पूरी दहशत बनाते हुए ही चिल्लाया। मैंने अपना सूप खत्म किया और मन में कहा,
चेकमेट साला, इस फालतू के टीवी सीरियल वाले ड्रामे का अब आखिरकार एक बहुत ही शानदार एंडिंग हो रहा है। फिर हारुका ने मेरी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी जो एकदम सच्ची और दिल से निकली थी। मुझे लगा फाइनली मेरा परिवार जाग गया है। हारुका शांत होकर बोली, रीसा, हम दुनिया को बताएंगे कि ननासे बच्चे नहीं संभाल पाए, तुम्हारी इज्जत आराम से बच जाएगी। हारुका, रीसा, हम पूरी दुनिया को यह बता देंगे कि ननासे परिवार उस बच्चे को संभाल नहीं पाया, इससे तुम्हारी झूठी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा और सब बढ़िया रहेगा। हारुका, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी कुबो ने अपनी औकात दिखाते हुए मुझे आखिरी धमकी दी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं रेन के कांड के बारे में सबको बता दूंगा। मेरी हंसी छूट गई। मैं जाकर दे जो उखाड़ना है। हारुका को पहले से पता है कि वो सब झूठ था। तेरी घटिया सोच से भी ज्यादा रीसा मुझे एकदम खुखार और नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। उसको अब जाकर ये समझ आ रहा था कि मैं ही वो नल्ला दामाद हूँ जिसने उसकी पूरी जिंदगी में भसड़ मचाकर रख दी। रीसा कैंजी, उसने अपनी दबी हुई आवाज में बोला। वो आखिरी बार मेरे भाई को अपने फालतू इमोशनल ड्रामे में फंसाना चाहती थी, लेकिन कैंजी ने तो उस छपरी की तरफ एक बार मुड़कर देखा तक भी नहीं था। उसने सिर्फ अपने माँ बाप की तरफ देखा। कैंजी, मैं अब बस ये सारा तमाशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। कुबो परिवार की तो अब बुरी तरह वाट लगी। उनको समझ आ गया था कि बैंक का दरवाजा उनके लिए हमेशा को बंद हो चुका है। रीसा का बाप जोरों से चिल्लाया, तुम लोगों को इस बात का बहुत भारी पछतावा होगा। नौकर ने उस कचरे को दरवाजे की तरफ बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैं कुर्सी पर पीछे टिका और एकदम फुल टू धमाल वाली सुकून की सांस ले रहा था। मुझे इस बवाल काम के लिए पक्का बोनस बढ़ाना चाहिए। साला 50 लाख तो बहुत सस्ता सौदा था। हारुका की माँ मेरे पास चलकर आई और बड़े प्यार से मेरे कंधे को पीछे से थपथपाकर शाबाशी देने लगी। माँ रेन, तूने आज सच में बहुत ही जबरदस्त काम किया है, छा गया। गुरु, मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई। मैं तो बस ईमानदारी से शांति से बैठकर अपना खाना खाना चाहता था, मुझे कोई फालतू का पंगे नहीं चाहिए। हारुका मुझे एक अजीब सी नई चमकती नजरों से देख रही थी। हारुका, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसा मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी सोचा था, तुम बहुत अलग हो। मैं मुस्कुराया और बोला, हम में से कोई भी असली वैसा नहीं है। कुबो परिवार वाले अब दफा हो चुके थे और दिमाग का दही होना बंद हो गया। पूरे घर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि फाइनली मेरा बोया हुआ तरबूज का खेत कटकर एकदम से तैयार हो गया। हारुका की मां ने एकदम धारदार और कड़क आवाज में अपनी बात रखी। ननासे खानदान के सबसे बड़े बेटे को अपने लिए कभी कोई नई बीवी ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और अगर बाकी सारे परिवारों का उसके पीछे कोई घटिया हिडन मोटिव होगा भी तो वो लड़का सीधा शादी ही नहीं करेगा। हम किसी भी फालतू और चालू इंसान को अपने घर नहीं लाएंगे। ननासे परिवार के पास इतना अंधा पैसा है कि वो जिंदगी भर उसका पूरा खर्च आराम से उठा सकता है। हारुका के बाप ने एकदम मजबूती से हाँ में गर्दन हिलाई। बाप, अगर केंजी को बच्चे चाहिए तो हम अनाथ बच्चे गोद ले लेंगे। मेरे बेटे की खुशी ही इस घर में हमारी सबसे पहली और इकलौती प्रायोरिटी है। मैं बीच में अपनी एक नई सोच लेकर कूद पड़ा। मेरा अंदर का कीड़ा बुरी तरह जाग गया था। मैंने उनसे बोला, वैसे भी क्या कभी किसी का बच्चा ना होना हमेशा सिर्फ एक ही इंसान की गलती या फॉल्ट होता है। मैं क्या पता उस चुड़ैल रीसा के जीन्स केंजी के साथ कभी मैच ही ना करते हों। तलाक के बाद जब वो अपनी जिंदगी में खुश रहेगा तो शायद सब कुछ एकदम नेचुरली और सही तरीके से हो जाए। मेरी इस एक बात ने ननासे के माँ बाप के अंदर एक बहुत ही बड़ी नई उम्मीद की किरण सच में जगा दी। यहाँ तक कि अपने दुख में डूबा हुआ केंजी भी अब एक बिल्कुल नए और अलग फ्यूचर के बारे में सोचने पर पूरी तरह मजबूर हो गया। उसने अपने मन में सोचा, शायद अगर मैं किसी और ढंग की लड़की के साथ होता तो मेरा भी सच में खुद का एक सुखी परिवार जरूर होता। एक सेकंड रुको, मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने अपने दिमाग का सारा खुफिया डेटा खंगाला और मुझे लगा कि अब मैं इस काम में उसकी बहुत तगड़ी मदद कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर ने बोला था कि दिक्कत है, लेकिन चांस कभी भी एकदम से 0% नहीं था। परिवार की सारी उम्मीदें अब समंदर की बड़ी लहरों की तरह बार बार ऊपर और नीचे गोते खाने लग गई थीं। उनको पुरानी वो घटिया मेडिकल रिपोर्ट याद आई। पूरे 9 साल से कुछ भी नहीं हुआ था और चांस एकदम ना के बराबर ही थे। लेकिन तभी मेरा फ्यूज उड़ा और मैं अंदर ही अंदर जोरों से चिल्लाया, अरे भैंस की आंख, तभी तो मैं सोचूं कि इतने सालों में इनके कभी कोई बच्चे क्यों नहीं हुए। मैं बच्चा पैदा करने में दोनों का 50-50 काम होता है और रीसा तो कभी वहां थी ही नहीं। 9 सालों में वो महारानी महीने में बस कुछ गिने चुने दिन ही घर आती थी। मैं जितनी बार वो दोनों असल में एक साथ बिस्तर पर थे उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। यार साला, किसी बड़े चमत्कार को काम करने के लिए भी इससे बहुत ज्यादा टाइम तो लगता है। मैं अगर वो उन हालातों में भी प्रेग्नेंट हो जाती तो किंजी का पक्का गंदा वाला कट गया होता। ये सच सुनकर उन सबके ही दिमाग में एकदम एक बहुत बड़ा और तगड़ा धमाका हो गया। ननासे परिवार फटी आंखों से बस केंजी को घूरने लगा और शर्म के मारे केंजी का मुंह टमाटर जैसा लाल हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने माँ बाप को देख सके। उसके लिए अपने बेडरूम के किस्से बताना बहुत भारी काम था और क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अपनी ही बॉडी को इसके लिए सारा दोष देता था, उसने कभी सोचा ही नहीं कि रीसा का वहां ना होना कितना बड़ा लफड़ा था। ननासे के माँ बाप भयंकर गुस्से से एकदम लाल पीले हो चुके थे। उस 2 कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत कि उसने सारा इल्जाम केंजी पर डाल दिया, जबकि उसने खुद कोई मेहनत नहीं की थी। अब तलाक कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि उनके लिए सबसे जरूरी था। ये करना अब एकदम कंपलसरी था। मेरा शातिर दिमाग अब और भी ज्यादा गहराइयों में दौड़ने लगा। अगर वो चुड़ैल घर पर नहीं थी और केंजी के पास भी नहीं थी, मैं तो फिर वो थी किधर? क्या वो सच में डायरेक्टर बनकर हर रोज पूरी रात बस उसी एक घटिया से अस्पताल में ही बिजी रहती थी? ननासे परिवार वालों को अब अपने पेट में एक अजीब सी खौफनाक और ठंडी घबराहट महसूस होने लगी थी। उन सबको ये बात बहुत ही अच्छे से पता था कि मैंने पक्का कोई बहुत तगड़ा सुराग पकड़ लिया। मैं रीसा की उस ठंडी और शरीफ दिखने वाली नौटंकी पर एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं कर सकता था। मेरा अंदर का शातिर जासूस जोर जोर से चीख रहा था। मैं क्या उसका कोई बड़ा सीक्रेट था
क्या उसने कोई आशिक पाल रखा था? ओ तेरी सत्यानाश, ये तो मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा बदतर और एकदम घटिया बात है। मैं उससे भी कहीं ज्यादा बदतर। परिवार वालों की तो जैसे सांसें ही अटक गईं। केंजी का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था और उसके दिल की धड़कन बुरी तरह रुकने लगी थी। वो बस मेरे उस आखिरी सच के उगलने का इंतजार कर रहा था। तभी अस्पताल के ठीक बगल में मौजूद उन महंगे और लग्जरी अपार्टमेंट्स का वो 18वां फ्लोर मेरे शातिर दिमाग में दौड़ने लगा। मैं पिछले पूरे 9 सालों से रीसा और उसका वो पुराना घटिया आशिक चिकावा वहां एक शादीशुदा पति पत्नी की तरह एकदम मजे से साथ रह रहे ही थे। ये सुनकर केंजी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे एकदम से घना अंधेरा छाने लगा था और वो बस वहीं जमीन पर गिरते गिरते बाल बाल ही बचा। हारुका के बाप ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसका चेहरा उस भारी दबाए हुए खतरनाक गुस्से से मुड़ चुका था। उसकी मां की गर्दन की सारी नसें अब एकदम बुरी तरह से तन गई थीं। वो एकदम किसी खूंखार और भूखी शेरनी की तरह दिख रही थी। मां ने नौकर को एक बहुत ही छोटा सा और एकदम चुपचाप वाला इशारा कर दिया था। नौकर ने हाँ में सिर हिलाया और एकदम से अंधेरे में गायब हो गया। और हमारी बर्फीली रानी हारुका पहले से ही अपने फोन पर तेजी से उंगलियां चला रही थी। वो अपने फोन से कुछ बहुत ही बड़े लेवल के कमांड्स भेज रही थी और इस बीच कुबो परिवार को तो कोई हवा भी नहीं थी कि यहाँ क्या खतरनाक बवाल होने वाला है। उस कमरे में अभी अभी जो एक परमाणु बम फटा था, रीसा ने ननासे को ऐसा भयानक रिएक्ट करते हुए देखा और फिर से अपना वही पुराना और घिसा पिटा दांव चलने की कोशिश की थी। रीसा केंजी, क्या तुम सच में एक छोटे से बच्चे को गोद लेने वाली बात पर इतना बड़ा तमाशा करने वाले हो? मुझे तुमसे ये फालतू उम्मीद नहीं थी। रीसा, तुम कब से इतने छोटी सोच वाले इंसान बन गए? केंजी ने बहुत धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें एकदम उबलते खून जैसी लाल थीं।